हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि 8 जून को पेपर था आपका, दैट इज द यूपीएससी ईएससी का। ठीक है, यूपीएससी ईएससी का आपका पेपर था, सिविल इंजीनियरिंग का था। और मुझे पता है कि कई बच्चों ने वो क्रैक भी कर दिया होगा। अभी जो है प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपको तैयारी करनी है किसकी? मेंस के लिए। तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, तो मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दो, अगर जो आपको ये पता है कि आपका प्रीलिम्स जो है अच्छा गया। अब बात करते हैं एग्जाम के एनालिसिस की। अब जो भी हमारा एग्जाम था उसकी एनालिसिस करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, और पिछले 2-3 सालों में उसका पैटर्न जो है वो किस तरह से फॉलो अप हो रहा है। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाइज द वेस्ट फ्रॉम अ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज सॉल्वेंट दैट हैज बीन यूज्ड इन द क्लीनिंग, या फिर क्या डी ग्रीसिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली द एफ लिस्ट, द के लिस्ट, द पी लिस्ट, द यू लिस्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है दैट इज द एफ लिस्ट। अच्छा, ये एफ लिस्ट क्या है? एफ लिस्ट ना उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिप्रेजेंट, देखो ये सब ना इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एफ लिस्ट जो है वो किस इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है? जो कि हमारी नॉन स्पेसिफिक सोर्स से आते हैं, नॉन स्पेसिफिक सोर्स से आते हैं, नॉन स्पेसिफिक सोर्स से आते हैं। मतलब ये ना किसी भी इंडस्ट्री से आ सकते हैं। खास करके जब हम बात करें किसकी, खास करके उन इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे सॉल्वेंट यूज होते हैं। सॉल्वेंट यूज होते हैं किसके लिए यूज होते हैं? फॉर द यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्लीनिंग के लिए या डीग्रेसिंग के लिए यूज होते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? मतलब आप इसको ना एक एग्जांपल से समझो कि अगर आप ना एक्साइलीन या फिर एसीटोन होगा, एसीटोन जो है, अगर जब आप इन सॉल्वेंट को यूज करते हो ना फॉर द मेटल की साफ सफाई के लिए, और मेटल की साफ सफाई के बाद जो आपको क्या मिलेंगे, हमारे को सॉल्वेंट का वेस्ट मिलेगा। सॉल्वेंट का जो भी हमारा वेस्ट मिलेगा ना वो किस में आएगा? कौन सी लिस्ट में आएगा? वो आएगी हमारी एफ लिस्ट में। समझ में आया कि मैं एग्जांपल से क्या बोल रहा हूं? कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, जाइलिन या फिर एसीटोन जो है उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो, मेटल की साफ सफाई में इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे बचने वाला जो भी हमारा सॉल्वेंट का वेस्ट है वो किसमें इंक्लूड होगा? एफ लिस्ट में इंक्लूड होगा। यानी इट इज अ नॉन स्पेसिफिक सोर्स। हमको नहीं पता नॉन स्पेसिफिक सोर्स है। तो समझ में आया आपको जो भी मैंने बोला कि एफ लिस्ट बेसिकली क्यों है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि के लिस्ट बेसिकली है क्या। जब हम के लिस्ट की बात करते हैं ना तो ये आता है हमारा स्पेसिफिक सोर्स ऑफ वेस्ट से। किससे आता है के लिस्ट? अगर जब मैं के लिस्ट की बात करूं तो के लिस्ट जो है ये किसको इंक्लूड करता है? अभी देखते हैं कि जब हम के लिस्ट की बात करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ताकि मैं आपको इजी रहे। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर बात करूं मैं किसकी, पेट्रोलियम की, है ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात करूं मैं, या फिर मैं बोलूं पेस्टिसाइड जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सबसे जो हमारे पास वेस्ट आता है ना, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, उन सबको इंक्लूड करते हैं के लिस्ट में। यानी सिर्फ कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग से जो भी हमारे पास वेस्ट आएगा उस वेस्ट को हम कहां इंक्लूड करते हैं? के लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। समझ में आया? एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पेट्रोलियम डिस्टिलेशन स्लज होता है ना, डिस्टिलेशन स्लज है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ के लिस्ट। समझ में आया? के लिस्ट के लिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो भी हमारी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से वेस्ट आएगा, और वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री कौन कौन सी है जो कि आपके सामने यहाँ पे, कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उन सबसे जो भी हमारा वेस्ट आएगा वो कहां इंक्लूड होगा हमारा? दैट विल बी इंक्लूडेड इन के लिस्ट। एंड द एग्जांपल ऑफ द के लिस्ट इज पेट्रोलियम डिस्टिलेशन स्लज इज द एग्जांपल ऑफ अ के लिस्ट। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमारा कॉमन, देखो कॉमन वेस्ट फ्रॉम द कॉमन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच एज सॉल्वेंट, जो कि हम क्लीनिंग या फिर डीग्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो के लिस्ट है ना, ये हमारा क्या है, डीग्रेसिंग सॉल्वेंट्स के साथ डीग्रेसिंग सॉल्वेंट हो गया या फिर हमारा जनरल क्लीनिंग वेस्ट है उसको नहीं शो करता है। तो हम क्या बोलेंगे? के लिस्ट जो है हमारा रॉन्ग है। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नेक्स्ट क्या है? पी लिस्ट। अच्छा, ये पी लिस्ट बेसिकली कौन सी लिस्ट, कौन से वाले हमारे वेस्ट को इंक्लूड करता है? जो भी हमारे केमिकल यूज नहीं हुए। कौन से वाले? हैजार्डस केमिकल्स, यानी जो अनयूज्ड रहे, अनयूज्ड, उन सब की लिस्ट को क्या करता है? इंक्लूड करता है। मतलब ऐसा मान लो कि जो भी हमारा केमिकल प्रोडक्ट है ना, अब इस केमिकल प्रोडक्ट का जो भी हमारा वेस्ट रहेगा, ठीक है, वेस्ट रहेगा। अब ये वेस्ट क्या है बेसिकली? ये यूज नहीं हो रहा है। तो ये जब वेस्ट यूज नहीं हो रहा है तो ये कहां पे कौन सी लिस्ट में आएगा? ये पी लिस्ट में आएगा। यानी जो भी हमारे केमिकल प्रोडक्ट है उन सबकी निकला होगा जो भी हमारा वेस्ट है, उन सब वेस्ट को कौन इंक्लूड करता है? पी लिस्ट इंक्लूड करता है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? इसके एग्जांपल अगर आपको ध्यान में रखना है ना तो आप इसके एग्जांपल ध्यान में कैसे रख सकते हो? एक तो हो गया आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ये क्या है? इसके एग्जांपल है। क्लियर हो गया? पी लिस्ट कौन से इंक्लूड करता है? वो केमिकल प्रोडक्ट जिनका जो वेस्ट है दैट विल बी अनयूज्ड, उन सबको बात करता है। यानी ऐसे हजार्डस केमिकल जो कि अनयूज्ड है उन सबको इंक्लूड कौन करता है? पी लिस्ट इंक्लूड करता है। समझ में आया मैंने जो भी बोला आपको कि कौन कौन सा कहां पे इंक्लूड होता है या फिर कौन कौन सा कहां से होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? दैट इज द यू लिस्ट। ये वाली लिस्ट क्या इंक्लूड करती है? जो भी हमारे टॉक्सिक, क्या है यहाँ पे? टॉक्सिक अनयूज्ड कमर्शियल केमिकल्स हैं, कमर्शियल केमिकल्स हैं, उन सबको ये इंक्लूड करता है। तो टॉक्सिक अनयूज्ड कमर्शियल, इसमें जो टॉक्सिसिटी रहती है ना वो मॉडरेट रहती है। आपको याद क्या रखना है कि एक तो पी लिस्ट है वो किसको, वो भी तो केमिकल वेस्ट को ही करता है, और यू लिस्ट भी केमिकल वेस्ट को करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इसकी मॉडरेट लेवल, इसकी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी की, तो हैजार्डस किस में होता है? पी लिस्ट में होता है। और मॉडरेट जो टॉक्सिक होते हैं, अनयूज्ड कमर्शियल केमिकल्स जो होते हैं, उन सबका जो वेस्ट होता है वो यू लिस्ट में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एसीटोन की बात की थी, तो एसीटोन हो गया या फिर हमारा बेंजीन हो गया, ये इसके क्या है? एग्जांपल है। समझ में आया आपको? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉमनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉल्वेंट है जो कि क्लीनिंग और डी ग्रीसिंग ऑपरेशन में यूज होता है। तो वो वेस्ट किस में आता है हमारा? दैट विल बी कमिंग
एफ लिस्ट। समझ में आपको मैंने जो भी बोला। अच्छा आपको ना, अब आपको ये क्या ध्यान में रखना है, अब इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया, क्लियर हो गया भाई, हमारे को क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर भी समझ में आ गया, और जो जो चीजें इसमें यूज हुई है वो भी हमारे को समझ में आ गई। लेकिन हम इसके पैटर्न को कैसे एनालाइज करें, जो भी हमारा यूपीएससी है उसका पैटर्न को किस तरह से देखें। स्पेशली अगर मैं बात करूं किसकी, पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 बेसिकली टेक्निकल है। अब इसमें बेसिकली जो हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ना, उससे कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जानना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हमारी ग्लोबल वेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी हमारी ग्लोबल वेस्ट हो गया, उन सब की जो जो हमारी क्लासिफिकेशन रहती है ना, वो जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पे हमारा यूपीएससी पूछ सकता है जनरली ना, वो हमारी क्या है, स्पेशली जो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी जो हमारी अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस बेस्ड जो है एमसीक्यूज वो पूछने लग गया है। यानी जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन पॉलिसीज की, जो भी हमारी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पॉलिसीज रहती है, ठीक है, या फिर क्या बात करूं मैं, पॉलिसीज रहती है, या फिर ग्लोबल वेस्ट की क्लासिफिकेशन रहती है। अब यूपीएससी क्या करने लगा है ना, जो भी हमारी अवेयरनेस है रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, चाहे वो कहीं से भी निकाला हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, एसडब्ल्यूएम रूल 2016, ये क्या है भाई, जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ना, बेसिकली 2016 ना, ये ऑलरेडी जो है पेपर में आ चुका है। किस किस बेस में, एक तो वेस्ट सेग्रीगेशन में आ गया, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और भी है जैसे कि बैन ऑन बर्निंग जो है, ये सब जो है इंक्लूड करता है हमारा ऑन ईएससी। तो आपको ना कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है मैं उनके नाम बता देता हूं, जिनको आपको पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके आपको प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत ना पड़े। और ये चीज जो है ना, हर 2-3 साल में यूपीएससी दोबारा से क्या करता है, इन पेपरों में डालता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि कौन कौन से जो है कॉन्सेप्ट है आपको पता होनी चाहिए आउट ऑफ द इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा, जो अभी मैंने बताया, दैट इज द सॉलिड, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे कि हम बात करें किसकी, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट कौन सा रूल है, ये भी रूल नंबर 2016, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, बेसिल कन्वेंशन 1989, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, सीएनडी, इसको यहां पे फुल फॉर्म हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल 2016, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने लेक्चर्स में इसको इंक्लूड करता हूं, पर अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कि मेरे लेक्चर नहीं देखता है तो वो यहां पे जाके देख सकता है, ठीक है। वो बस ये देखो पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिक्स कौन सा हो गया हमारा, दैट इज द ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कौन सा रूल है ये, 2016, क्लियर हो गया। कौन सा ये, 2022 अमेंडमेंट्स, क्लियर हो गया। एक तो हमारे पास कौन सा है, सेवेंथ वन जो है, दैट इंक्लूड्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी पढ़ना है और 2022 भी, ठीक है। यहां पे लिख दो बैन ऑन एसयूपी, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। ये हो गया सेवंथ हो गया। एट्थ वाला भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, अगर आपको यूपीएससी अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। और अगर आपको बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ सकते हो, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। आपको एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपसे मेन से भी पूछेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एनजीटी, ठीक है, जो कि इसके बीच में एनवायरमेंटल जस्टिस बॉडी है एक तरह की, ठीक है। नाइन्थ कौन सा हो गया, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कौन सा ये, EIA, ड्राफ्ट नंबर कौन सा है, 2020 एंड 2006 आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर हो गया। 10th वन कौन सा है, दैट इज द CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। और कौन सा हो गया, एंड SPCBS, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा 10th। 11th कौन सा हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन एनवायरमेंटल, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th कौन सा हो गया, दैट इज द 12th है, समझो कि जो भी हमारी वाटर रिलेटेड रूल्स होते हैं ना, वाटर रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स है, ठीक है, और जो भी हमारी बॉडीज है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये ना लेसन नोन है, लेकिन ये जो है यूपीएससी के फेवरेट है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसी में बताता हूं मैं आपको, अभी यहां से देखने में इजी रहेगा। जैसे कि वेटलैंड रूल कौन सा है, 2070। अब ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, सेकंड ऑफ ऑल हो गया BIS, स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इनसे रिलेटेड भी जो है यूपीएससी जो ये ना फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, तो इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। IS कौन सा है, दैट इज द 10500 2012, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया, जल जीवन मिशन, कौन सा ये, हर घर जल। तो ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने अब आपको, ये देखो ये वाली जो एनालिसिस है ना, अब ये क्या है कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया, अब आप इसको देखोगे, आप बोलोगे ठीक है, अब अगले साल ना ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा आएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आप तो बैठे हो सोच के कि ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे पता लग गया तो मैं सब कुछ जान चुका हूं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से ये जानना है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है बेसिकली। तो आपको क्या पता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, अगर देखो अभी क्या है, ये जो हम बात करें किसकी, ये एफ लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये जो एफ लिस्ट है ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स में है नहीं, जो भी हमारी इंडियन सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस है ना, उसमें डीप में तो कवर होता नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या है। और जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो उसमें से 0.5 से ही मेरिट बनती है, तो आपको
हर एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन जो है वो वही करेगा जो कि मेरिट में हमारे अंडर 100 जो है रैंक करेगा। तो क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया, या फिर हजार्डस या फिर अदर वेस्ट रूल 2016 हो गया, बेसल कन्वेक्शन हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन वेस्ट रूल जो 2016 है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो कि अमेंड हुआ था 2022 में, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 एंड 2022 बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, या फिर आप पढ़ो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए ड्राफ्ट 2020 या 2006, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको सिलेबस की बाहर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सीपीसीबी एंड एसपीसीबीसी है ना, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी वाटर रिलेटेड बॉडीज या फिर उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है, जैसे कि वेटलैंड रूल हो गया, बीआईएस स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या फिर जल जीवन या फिर हर घर जल मिशन, ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी जो है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फर्स्ट, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इससे एनालिसिस आपको पता लगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करती है नेक्स्ट पेपर में। अब जो फर्स्ट बार ये यूपीएससी का पेपर दे रहा होगा फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, उसको पता लग गया होगा कि अब कहां से देखना है, कहां से करना है, ठीक है। तो एनालिसिस जो है बेसिकली आपको ये बताती है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन या फिर ऐसा पैटर्न जो है वो जरूर जो है आएगा आपको। क्लियर हो गया। अब इतनी चीज तो मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, कई बच्चे पूछते कि एफ लिस्ट के लिस्ट कहां से आए, तो बेसिकली जो हमारा क्या है, RCRA है ना, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट जो है, जो किसका है, दैट इज द यूएसएन है। क्या है बेसिकली, जो मैंने बताया था आपको, जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी ईपीए है, जो ईपीए क्या है, ये यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये बेसिकली उसके अंडर आने वाले हजार्डेड वेस्ट क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट है, जिसमें भी क्या है कि हमारे पास 4 ऐसे वेस्ट होते हैं, कौन कौन से, एफ लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट, यू लिस्ट। जिसमें क्या कहते हैं, मैंने ये चीज आपको बता दी होगी वैसे तो, पर मैं इसको शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ। एफ लिस्ट क्या है, बेसिकली जो भी हमारा नॉन स्पेसिफिक वेस्ट होगा ना, नॉन स्पेसिफिक सोर्स से आने वाला जो भी हमारा वेस्ट है वो इंक्लूड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वो कंक्लूड करता है। एफ लिस्ट हो गया। के लिस्ट क्या यूज करती है हमारी, जो भी हमारी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से आएगी, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, तो उन सबसे आने वाले जो भी हमारे वेस्ट है, यानी क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट दो तो आपको पता है ये क्या करने, नॉन स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक। दूसरा पी लिस्ट क्या हो गया, पी लिस्ट वो हो गया जो हैजार्डस वेस्ट जो है, अनयूज जो है उसको यूज करती है। और हमारा यू लिस्ट क्या हो गया, उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्या रहेगी, मॉडरेट रहेगी, और ऐसे अनयूज जैसे कि हमारे एसीटोन हो गया, इन सबका एग्जांपल है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। यानी उसमें भी कौन सा टॉपिक है हमारा, डिस्पर्जन ऑफ द एयर से बात करें, डिस्पर्जन ऑफ द एयर से, एयर पॉल्यूशन से या एयर पॉल्यूटेंट से बात कर रहा है। तो सेकंड भी हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या बुरा क्वेश्चन, कि व्हेन वंस अ पॉकेट ऑफ अ स्मोक कंटेनिंग एयर पॉल्यूटेंट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सोर्स लाइक एन ऑटोमोबाइल्स या फिर फैक्ट्री की जो चिमनी है, इट गेट डिस्पोज इनटू द एटमॉस्फेयर इनटू वेरियस डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, क्या वो प्रिवेलिंग विंड्स पे करेगा, टेंपरेचर पे करेगा, प्रेशर कंडीशन पे करेगा। इसके लिए क्या है 1 2 1 3 2 3, तो 1 2 3 जो है इसके राइट आंसर है। क्यों, जो प्रिवेलिंग विंड्स है वो भी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन में हेल्प करती है। जैसे कि आप बात कर रहे हो कि मान लो कि जो हमारी वेस्ट विंड्स है वो हमारे को क्या करेगी, जो भी वेस्ट विंड है वो एयर पॉल्यूटेंट्स को ईस्ट तक ले जाएगी, तो वो हेल्प क्या हो रही है, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन हो रहा है वो प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से हो रहा है। टेंपरेचर की बात करेंगे, जो भी हमारी वर्टिकल डिस्पर्जन होगी वो टेंपरेचर से होगी। अगर मैं एयर पॉकेट्स को, अगर यहाँ पे टेंपरेचर मान लो कि कोल्ड है, अगर कोल्ड है टेंपरेचर, तो हमारे जो एयर पॉकेट्स आएंगे वो नीचे रहेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे समर्स की, तो समर्स की बात नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं जब भी कोल्ड होते हैं तो कोल्ड में क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। प्रेशर कंडीशन में क्या है, अगर हाई प्रेशर आएगा तो हमारा डिस्पर्जन जो है वो ज्यादा नहीं होगा, यानी ये छोटा सा हमारा एयर पॉकेट है ये ऐसे ऐसे डिस्पोज हो जाएगा, बड़े बड़े में बदलता जाएगा। तो जब प्रेशर कंडीशन हमारी हाई रहेगी तो उस टाइम पे जो डिस्पर्जन है वो बेसिकली बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं तो एयर पॉकेट जो है वो अच्छे से डिस्पर्स नहीं होंगे, या फिर जब हम लो प्रेशर की बात करेंगे तो वो अच्छे से डिस्पर्स होंगे, यानी बाहर का प्रेशर जो है वो कम होगा। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है क्या, हमारा एयर पॉकेट्स का डिस्पर्जन पे। तो यही चीज बोलना चाह रहा था कि जो हमारे वेरियस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो किस किस पे करता है, हमारे तीनों पे करता है, प्रिवेलिंग विंड्स पे भी, टेंपरेचर पे, प्रेशर कंडीशन में। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था वो किससे था, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड था। अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जो है वो फॉलो करने लग गया है एयर रिलेटेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ जो कॉन्सेप्ट जो है आपको इससे रिलेटेड पढ़ने चाहिए। जैसे कि पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन डिस्पर्जन, एयर पॉल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल, डिस्पर्जन मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब हम बात करेंगे मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या है मॉडल, इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हमको पता है कि गॉसियन प्लूम मॉडल। अब ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला ये 1.1 का है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा कि अगर मैं स्टेबिलिटी कंडीशन की बात करूं, स्टेबिलिटी कंडीशन की मैं अगर बात करूं कि जो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा एटमॉस्फेयर, तो उस सबका क्या इंपैक्ट रहेगा, इंपैक्ट क्या होता है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन क्या हो गया, अगर जो मैं इन्वर्जन लेयर की बात करूं, इन्वर्जन लेयर्स की, ठीक है, यानी किस सिचुएशन में बनती है, ये सब जानना जो है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका एयर पॉल्यूशन डिस्पर्जन मॉडल जो है उनमें से पता होना चाहिए। गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में, स्टेबिलिटी कंडीशन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर वो अनस्टेबल है या स्टेबल है, इन्वर्जन लेयर किस सिचुएशन में बनती है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारा, दैट इज द NAAQS, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी जो भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि PM2 क्या होगा, 2.5 क्या होगा, सॉरी PM2.5 क्या होगा, PM10 क्या होगा, NOx क्या होगा, SOx क्या होगा, और इन सबकी जो लिमिट्स है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी से रिलेटेड जैसे कि CPCB के जितने भी नॉर्म्स है वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। तो आपको पता लगा कि भाई आपको सेकंड ऑफ ऑल क्या पढ़ना चाहिए कि किस किस से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो जो ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशन है उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारे ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशन है
जैसे कि अगर जो मैं बात करूं बेसिल कन्वेंशन, अभी 2 बार आ चुका है बेसिल कन्वेंशन, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बेसिल कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। जो भी हमारे हजार्डस वेस्ट होते हैं, जो उन सबका एक्सपोर्ट होता है, उन सबसे रिलेटेड है बेसिल कन्वेंशन। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के बारे में, जिसके बारे में थर्ड ऑफ ऑल जिसके ऊपर भी रिपोर्ट भी है, तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको, दैट इज द कायोटो वर्सेस द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। किससे रिलेटेड है, हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें जो है आपको खुद सर्च करके पढ़नी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं अपने लेक्चर्स में इसको अच्छे से क्लियर करता हूं, पर यहाँ पे मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि आपको पढ़नी चाहिए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ ऑफ ऑल क्या है आपको, इंडियन एनवायरमेंटल जो भी रूल है, कब आया था, स्पेशली 2016 के बाद वाला ऑनवर्ड। तो इंडियन एनवायरमेंटल रूल जो है, जैसे कि मैंने बात की थी, अभी मैंने बताया था आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल कौन सा है, 2016, तो 2 बार आ चुका है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट रूल है उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर किससे रिलेटेड, ई वेस्ट रूल्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और एक और चीज बताई थी अभी मैंने, क्या बताई थी, बायोमेडिकल जो भी हमारा क्या है वेस्ट रूल्स है, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है यूपीएससी क्या है क्वेश्चन जो है अडॉप्ट कर रहा है, तो आपको इन सबके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। फोर्थ वन क्या है हमारे पास, दैट इज द इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बॉडीज। अब वो कौन कौन सी है वो देख लो, जैसे कि अभी मैंने बात की किसकी, सीपीसीबी वर्सेस द एसपीसीबी, क्या इनकी रोल रहेगी, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, ये मैंने 2 बार बोल दिया, तो आपको पढ़ना जरूरी पड़ जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी जो हमने पहले बोला था वो पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, एमओईएफसीसी पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, यूएनईपी या फिर आईपीसीसी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्या है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जो इससे क्वेश्चन पूछा है तो जरूरी है कि अगले साल जो है इन सब में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि प्रिवेलिंग विंड्स बेसिकली क्या होती है, क्या क्या हेल्प करती है, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन है उसमें हेल्प करती है। अगर मैं टेंपरेचर की बात करूं तो टेंपरेचर जो भी हमारी वर्टिकल डिस्पर्जन है उस पर हेल्प करती है, यानी जो भी अगर इन्वर्जन, अगर जो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊं इसको, वैसे तो मैंने बता दिया था, वैसे तो आप इसको पढ़ भी लोगे खुद, तो लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा आपको डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। आपको हेल्प करेगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं आपको हेल्प करवा देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, मतलब आपको जैसे कि अगर मैं बात प्रिवेलिंग विंड्स की बात करूं फर्स्ट, तो प्रिवेलिंग विंड्स बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो भी हमारे विंड के पॉल्यूटेंट्स है, जो भी हमारे विंड के पॉल्यूटेंट्स है उनको हॉरिजॉन्टल डिस्पोज करने में हेल्प करता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करता है, ले जाता है, या फिर उनको यहां से लेकर यहां तक ऐसे ऐसे करके ले जाता है, तो वो कौन सा हो गया, प्रिवेलिंग विंड्स हो गया। सेकंड वॉल क्या है कि जैसे कि अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग विंड्स है, ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी ना, तो हमारा जो ये हमारा मान लो कि एयर पॉकेट है, तो एयर पॉकेट जल्दी क्या होगा, डिस्पर्स होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह को चला जाएगा। अगर हमारी जो क्या है स्ट्रॉन्ग विंड्स है, बहुत तेज विंड्स है तो इसको ले जाएगी, है ना, स्लो विंड्स है तो इसको नहीं ले जाएगी इतनी फास्ट। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो हेल्प क्या करती है, उसको हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हेल्प करती है उसको किसी भी डायरेक्शन, यानी ऐसे बोल सकते हैं फास्ट डिस्पर्जन में हेल्प करती है, ठीक है, फास्ट डिस्पर्जन में हेल्प करती है कौन सी, स्ट्रॉन्ग विंड। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, अगर जो बोलूं काम विंड्स है तो वो आपको बताइए, ठीक है, काम विंड्स, ठीक है, ये पता ही आपको क्या कर सकती है कि जो हमारा लीस्ट पॉल्यूटेंट है उसको बिल्टअप करती है, बिल्ट अप करती है। यानी अगर जो एक ही जगह हमारा पॉल्यूशन रहेगा तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली में होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ना होने के कारण वहीं के वहीं रहता है, तो वो तो बहुत सारे फैक्टर पे करता है, जैसे कि हमारा प्रेशर पे भी हो गया, वहां के टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हमारी बहुत सारे फैक्टर है, वो सारे सारे फैक्टर जो है इसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं। पर जब हमारा पॉल्यूशन कहीं नहीं जाता है ना, एक जगह रहता है, तो बोलते देखो यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा, जैसे कि दिल्ली में, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारा, दैट इज द टेंपरेचर। अगर जो हमारे टेंपरेचर की मैं बात करूं, तो जो भी हमारी टेंपरेचर की स्टेबिलिटी है उसको कौन डिसाइड करेगा, टेंपरेचर जो भी हमारे मतलब एयर पॉल्यूटेंट्स की जो भी एटमॉस्फेयर में उसकी स्टेबिलिटी रहेगी उस सबको डिपेंड कौन करता है, टेंपरेचर करता है। यानी अगर जो बोलूं पॉल्यूटेंट अगर जो हमारे नियर द ग्राउंड है मतलब पास में ग्राउंड के, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन कंडीशन, ठीक है, इन्वर्जन कंडीशन। और अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होगा, जहां पे हमारा गुड वर्टिकल जो है मिक्सिंग होगी, गुड वर्टिकल। अब आप ये मत सोचना अनस्टेबल है तो इसका नहीं, इसमें बहुत सारे होते हैं। देखो एक तो स्टेबल होता है जो कि मतलब एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है सबसे बेकार है। जो अनस्टेबल क्या है कि एक जगह पे पॉल्यूटेंट हुआ तो वहां से लेकर यहां तक चला गया, तो हमारे लिए वो अच्छा होता है। तो दैट इज वाई जो बोला है कि जो हमारे पॉल्यूशन क्या बोला था यहाँ पे, इन्वर्जन कंडीशन है। दूसरा क्या है कि गुड वर्टिकल डिस्पर्जन कब होगा, जब हमारा टेंपरेचर जो है, जब हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, तो हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो अरे परे चला जाएगा। तो ये हो गया है ना। प्रेशर कंडीशन में क्या बोला था मैंने कि अगर जो हाई प्रेशर रहेगा तो हमारी एयर जो है वो नीचे रह जाती है, लेकिन जब लो प्रेशर रहेगा तो हमारी एयर जो है डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो उसमें क्या लगता है, एक अपलिफ्ट लगता है, ठीक है, तो एयर क्या है ऊपर जाती है। तो प्रेशर कंडीशन में बेसिकली क्या हो रहा है, टेंपरेचर में तो यही हो रहा है, दूसरा क्या है प्रेशर कंडीशन में ये हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। पता लगा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन, द वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन अलोंग विद द मोल्ड। तो यानी क्या हो रहा है, वेट विद द मोल्ड वो गिवन है, कितना है सॉइल स्पेसिमेन का, अलोंग विद द मोल्ड इज 38.2 न्यूटन, ठीक है। द वॉल्यूम एंड द वेट, द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द मोल्ड, अच्छा मोल्ड का दे रखा है, मोल्ड इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 0.95 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड 20.5 न्यूटन, क्लियर हो गया, न्यूटन एंड रिस्पेक्टिवली। एंड द वाटर कंटेंट इज, वाटर कंटेंट दे रखा है कितना, 12%, जिसको क्या लिख सकते हैं 0.12% लिख सकते हैं, ठीक है। द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन विल बी नियरली, अच्छा गामा ड्राई पूछा है, तो गामा ड्राई पूछा है, तो गामा ड्राई अगर पूछा है तो हमको सबसे पहले गामा बल्क निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गामा बल्क क्या होता है, गामा ड्राई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, नहीं इसका उल्टा, तो सॉरी ये जो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये कि जो गामा ड्राई है दैट विल बी इक्वल्स टू, गामा ड्राई इज इक्वल्स टू गामा बल्क जो है डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, क्लियर हो गया। तो 1 प्लस वाटर कंटेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट 1.12 है, ठीक है। तो गामा बल्क ढूंढना है, तो गामा बल्क क्या होगा,
दैट इज वेट ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो वेट ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन कैसे निकाल सकते हैं? वेट ऑफ द वॉल्यूम, अच्छा वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉरी वेट ऑफ द मोल्ड है दे रखा, और वेट ऑफ द मोल्ड, अच्छा वेट ऑफ द मोल्ड प्लस सॉइल है ये, प्लस सॉइल स्पेसिमेन का ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे दे रखा है आपको वेट ऑफ द सॉइल निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी मोल्ड का है वेट, उससे अगर मैं माइनस कर दूं वेट ऑफ द मोल्ड का, वेट ऑफ द मोल्ड प्लस सॉइल जो है, उससे अगर मैं वेट ऑफ द मोल्ड को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ द सॉइल आ जाएगा। तो कितना है 38.2 है, माइनस कितना है 20.5, ये कितना हो जाएगा 771। तो 17.7 जो है इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सॉइल कितना आ गया हमारे पास 17.7, और क्या होगा साथ में न्यूटन, ये किसका है, वेट ऑफ द सॉइल। अब क्या निकालना है, गामा बल्क निकालना है। गामा बल्क क्या हो जाएगा 17.7 न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखा वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड 0.95 इंटू 10⁻³ तो 0.95 इंटू 10⁻³ साथ में क्या है मीटर क्यूब, अच्छा वॉल्यूम है ना, तो ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट होता है हमारे पास 17.77, इसको 18 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो 18, 0.95 इन 0.95 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 10⁻³ तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको 18 मान लिया, इसको मैंने 1 मान लिया, नीचे क्या है 10⁻³ है, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻3 ये कट जाएगा, 10⁻3 कितना हो जाएगा, इसको किलो में लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल 18 के आसपास का कुछ आंसर आएगा ना, किलो न्यूटन। तो क्या आ जाएगा 18 किलो न्यूटन जो है उसका आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर मीटर क्यूब जो है उसके आसपास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है अब ड्राई। तो ड्राई अगर जब हमें फाइंड आउट करना है गामा ड्राई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा गामा ड्राई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू गामा बल, गामा बल कितना है 18 डिवाइडेड बाय जो भी वेट है दैट इज 1.12। ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस डब्ल्यू था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.12 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 18 से तो नीचे होगा ना इसका आंसर, इससे अगर माइनस करेंगे 9, 2 से करेंगे तो 2 9 आ जाएगा, नहीं उसके आसपास ही होगा, 18 के आसपास ही होगा इसका आंसर ना। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो इसका आंसर पता क्या आएगा 18, इसका मान लो 16 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, 16.66 समथिंग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा राइट आंसर, देखो आप अगर 2 से करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना, और 1 से करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, तो 1 के साथ साथ कुछ कुछ है तो 18 से थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, 17 फिर 16, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप 1.2 भी लोगे ना तो ये अराउंड कितना आएगा 16 आएगा, तो आप इसको लेके चल सकते हो, यानी 1.1 भी लोगे इसका तो अराउंड कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 इसका आंसर है, करेक्ट है क्या यहाँ पे 16.66 करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा 18.1.12 अगर इसका आंसर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज द आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है बेसिकली यूपीएससी वालों ने क्यों डाला है, बेसिकली यहाँ पे वो चेक करना चाहते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पे देखो वेट ऑफ द सॉइल है और ये कुछ फॉर्मूले भी आपसे ट्राई करना चाहते हैं कि गामा ड्राई हो गया या गामा बल्क हो गया, आपको इन सबके फॉर्मूले के बारे में पता है कि नहीं है। तो अगर जो फ्यूचर में इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट वो इंक्लूड कर सकते हैं फ्यूचर में वो भी देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें किसकी, इसी क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन कहां से था, जिसको पता नहीं हुआ सबको पता लग गया होगा कि देखो ये कहां से था, सॉइल कॉम्पैक्शन से था। सॉइल कॉम्पैक्शन क्या है बेसिकली किससे था, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से था। ठीक है, सॉइल कॉम्पैक्शन से रिलेटेड था। कॉन्सेप्ट क्या क्या था इसमें, सबसे पहला क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट था इसका। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल क्या था हमारे पास बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट जो है वो भी पूछा गया था। थर्ड क्या था हमारे पास ड्राई भी पूछा था, तो ड्राई यूनिट वेट के बारे में पता होना चाहिए आपको। सेकंड ऑफ ऑल वाटर कंटेंट था, तो फोर्थ क्या हो गया वाटर कंटेंट। फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास बेसिक जो हमारी यूनिट्स थी उसमें कन्वर्जन जो है वो पूछा था। ठीक है, बेसिक यूनिट जैसे मैंने बोला था कि भाई 10⁻³ तो इसको कैसे कर सकते हैं 10⁻3 10⁻3, अब ये कट जाएगा 10⁻3 को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं किलो न्यूटन में। तो बस ये छोटी सी बेसिक जो है हमारी कन्वर्जन ऑफ दी यूनिट जो है यहाँ पे पूछी गई थी। अब इससे रिलेटेड जो फ्यूचर में हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जो सबसे ज्यादा है कौन कौन से, या तो सॉइल कॉम्पैक्शन से ही है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ पहला तो कि क्या ही पूछ सकता है वो सॉइल कॉम्पैक्शन से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, हाईली जो है यहाँ पे आ सकते हैं फ्यूचर में। सॉइल कॉम्पैक्शन में भी क्या क्या यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ। ए मान लो आपको क्या पूछ सकता है, या तो वो स्टैंडर्ड के बारे में पूछेगा या फिर क्या मॉडिफाइड हमारे प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में पूछ सकता है पहला। दूसरा क्या हो गया ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट के रिलेटेड जो है हमें कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। सी क्या हो सकता है हमारा ओपीसी ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में वो हमसे फ्यूचर में पूछ सकता है, यूपीएससी की बात करूं मैं, है ना। डी क्या हो गया हमारे पास, या तो हमसे पूछ सकता है जीरो एयर वॉइड के कॉन्सेप्ट, जीरो एयर वॉइड्स लाइंस जो है उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, या तो फिर क्या पूछेगा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया जो भी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द कॉम्पैक्शन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको फ्यूचर में देखे जा सकते हैं। और भी पूछ सकता है जैसे गामा बल्क की पूछ लिया, गामा ड्राई की कैलकुलेशन के बारे में पूछ लिया, या फिर वाटर कंटेंट के बारे में पूछ लिया। तो इन सबसे या फिर फील्ड या फिर जो लैब में कॉम्पैक्शन टेस्ट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल आपको सॉइल के बारे में तो पता ही होना चाहिए। दूसरा जो है जैसे कि कंसोलिडेशन में भी कौन कौन से आपसे पूछ सकता है, जैसे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में पूछ सकता है, कंसोलिडेशन। ठीक है, यहां से लिख लेना प्राइमरी कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में पूछ सकता है, किसने दी थी तरजाकी जी ने दी थी, तो उसके बारे में पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल अगर जो मैं बात करूं तो टाइम फैक्टर के बारे में पूछ सकता है। अब ये जो सारे सिलेबस में आते हैं ना, ये दैट इज व्हाई मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे आपने कंसोलिडेशन देख लिया तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सब में आप टिक कर सकते हो कि यार ये वाला जो टॉपिक है उसके जो क्वेश्चन है उसके ज्यादा मुझे करने हैं। दैट इज व्हाई मैं आपको ये सब बता रहा हूं। ठीक है, टाइम फैक्टर हो गया या फिर आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, ये सब जो है आपको अच्छे से पढ़ने और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा लगाने। क्लियर हो गया। सेटलमेंट की कैलकुलेशन पूछ सकता है वो, सेटलमेंट की कैलकुलेशन वो भी हमारे से पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है जैसे कि अब जो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं ना वो आ सकते हैं जैसे कि लॉगरिथम हो गया वर्सेस द स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट टाइम मेथड, इन सबसे जो है वो क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज वाई लॉगरिथम वर्सेस द स्क्वायर रूट टाइम मेथड पूछ सकता है, या फिर क्या पूछेगा, फाइनल एंड टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी ड्रेनेज की कंडीशन रहती है, ड्रेनेज कंडीशन, ठीक है, चाहे वो सिंगल हो या फिर डबल हो या उन दोनों के बीच में, सिंगल वर्सेस डबल के बीच में वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया इतना कि कौन कौन से पूछ सकता है सॉइल में। थर्ड क्या हो गया हमारे पास, थर्ड में यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज द के क्या होता है, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी से कौन कौन से पूछ सकता है, आपको डार्सी लॉ जो है वहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डार्सी लॉ होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए दूसरा, दैट इज द कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड, जो हमारा टेस्ट है उन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, जो कि स्पेशली किसके लिए, लेयर्ड सॉइल के लिए पढ़नी है, लेयर्ड सॉइल के लिए पढ़नी है। क्लियर हो गया। जो भी हमारी फ्लो नेट है उसकी अजम्पशंस होगी और उसकी ना बहुत सारी चीज जैसे कि एप्लीकेशन होगी, किस तरह से एप्लीकेट होता है, तो वो सब जो है, और उससे रिलेटेड जो भी हमारी कैलकुलेशन वगैरह है, ठीक है, एनएस हो गया, एनएफ हो गया, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर द फ्लो नेट, डार्सी ले, कांस्टेंट, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, फ्लो नेट, इन सबसे पूछ सकता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या पूछ सकता है हमारे सॉइल से, जो भी हमारी शेयर स्ट्रेंथ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है। तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या पूछेगा, वो आपसे ट्राई एक्सियल टेस्ट पूछ लेगा। पहला क्या पूछ लेगा, ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में पूछ लेगा। ट्राई एक्सियल टेस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सा पूछ सकता है, यूसीएस टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, तो अनकन्फाइंड कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में वो पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा हमारे से, डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में वो पूछ सकता है हमारे से। ठीक है, और कौन सा पूछेगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, मोहर कोलम थ्योरी के बारे में वो हमसे पूछ लेगा। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेस पाथ है उन सब के बारे में पूछ लेगा। अभी मैं सॉइल कंप्लीट करूंगा तो उसमें ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, तो सॉइल के जो भी मेरे लेक्चर आएंगे फ्यूचर में वो देखना जरूरी है आपके लिए। क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, या फिर आपसे कोहेजन के बारे में पूछ लेगा, इनसे रिलेटेड है। और कैलकुलेशन रिगार्डिंग द शेयर स्ट्रेंथ के बारे में वो पूछ सकता है, एस पूछ सकता है आपसे क्या होता है, ये सब जो इसमें आएंगे। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है ना, उनसे भी क्वेश्चन हमारे पूछ सकता है, जैसे कि उसमें आने क्या, बूसनिस्क थ्योरी के बारे में पूछ लेगा, इक्वेशंस के बारे में पूछ लेगा वो है। दूसरा कौन सा पूछ लेगा, या तो फिर हमारा किससे पूछेगा, या तो वेस्ट गार्ड से पूछ लेगा, वेस्टर जीओआरडी गार्ड, ठीक है, मेथड्स के बारे में पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा, हमारे इन्फ्लुएंस चार्ट के बारे में पूछ लेगा, या फिर हमारे स्ट्रेस बल्ब एनालिसिस के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस या फिर डेप्थ के बारे में पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इससे पूछ सकता है। सिक्स्थ फॉर क्या हो जाएगा, हमारी सॉइल की जो भी क्लासिफिकेशन है, इसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑल्सो, इन सब में सॉइल क्लासिफिकेशन में इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है ना, ये पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कंसिस्टेंसी, आपसे पूछ लेगा कंसिस्टेंसी, जितने भी हमारे 6 इंडेक्सेस है, 5 इंडेक्सेस है, वो सारे के सारे इंडेक्सेस जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसे बहुत सारे जो ट्रेंडिंग में चल रहे टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या है, जो भी हमारा वेस्ट कंटामिनेशन, ठीक है, यहां पे लिख देना कंटामिनेशन हो गया, या फिर क्या हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड जो हमारे वेस्ट कंटामिनेट होते हैं इन द सॉइल, किससे रिलेटेड होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, सॉइल की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है फ्यूचर में आ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ये वाला इसका आंसर था। ठीक है, आप बताना कि आपका कौन कौन कितने आंसर सही हुए, उन सबके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको ऐसे लग रहा होगा पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्या हो गया हमारे पास, जो हमारी सॉइल कॉम्पैक्शन है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सॉइल कॉम्पैक्शन अच्छे से पढ़ना है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़ना है, कंसोलिडेशन। थर्ड वन क्या हो गया, परमेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है। फोर्थ वन शेयर की स्ट्रेंथ, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और क्या आ सकते हैं, फिफ्थ वन जो मैंने बताया था, इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इन सबसे जो है सारे क्वेश्चन जो आपको ये वाले करने हैं। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होने चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम डिपेंडेंट, यानी जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल, मतलब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है, प्रोसेस इन विच द मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है वो, ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड वॉल्यूम सॉफ्टन व्हेन रिमोल्डेड मींस उसको हमने डिस्टर्ब किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया। और यहाँ पे क्या बोला कि कांस्टेंट कंपोजिशन एंड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि जो उसका फिजिकल मैटर है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल मैटर डज नॉट चेंज। तो कौन कौन सा है वो, सेंसिटिविटी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, थिक्सोट्रॉपी है, या इलास्टिसिटी है। अब मुझे बताओ कि इन सब में से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि कौन सा सही आंसर होगा, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट से हमसे पूछा गया। तो बेसिकली क्या है कि यूपीएससी क्या करता है ना, वो देख रहा है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही आप अच्छे हो कि नहीं। दूसरा क्या है कि उसके जो कोर सब्जेक्ट है उन सबको क्या किया उसने, ओवरलैप किया। जैसे कि अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये किस में आता है, सॉइल में आता है, सॉइल मैकेनिक्स में आता है ना, सॉइल मैकेनिक्स में आता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स में आता है ना, प्लस किस में आता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आता है। और जब मैं थिक्सोट्रॉपी की बात करूंगा तो ये तो सॉइल में भी आता है और किस में आता है, हमारे फ्लूइड में भी आता है, तो उसमें भी ये रिलेटेड है। इलास्टिसिटी की बात करूं तो सॉइल में भी आता है और किस में आता है, हमारे दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है। तो जनरल वाइज में मैं अगर बताऊं तो वो क्या करना चाह रहे हैं, ओवरलैप करना चाह रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को, ताकि क्या है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि जिनको नहीं पता होगा तो वो सेंसिटिविटी को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, थिक्सोट्रॉपी को कर सकते हैं, तो इन सब में इलास्टिसिटी को भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से तो कोई ना कोई वो कर ही देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या इसका सही आंसर होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ बिफोर द रीमोल्डिंग डिवाइडेड बाय आफ्टर द रीमोल्डिंग,
क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर जब मैं सेंसिटिविटी की बात करूं ना, तो वो क्या बताता है कि सॉइल को जब हमने रिमोल्ड किया है और जब हमने उसे रिमोल्ड नहीं किया था तो स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आए हैं या स्ट्रेंथ कितनी चेंज हुई है, उन सब के बारे में कौन बताता है? सेंसिटिविटी बताता है। और सेंसिटिविटी बेसिकली क्या यहाँ पे बहुत सारी चीजें। पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिवर्सिबल है, तो क्या जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रिवर्सिबल होती है? देखो रिवर्सिबल तो होती है, पर एक ना स्मॉल लिमिट तक रिवर्सिबल होती है। क्या अगर जब मैं बोलूं कि मान लो कि यहाँ पे जो हमारा बिल्डिंग है और सॉइल जो है अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर जा रही है, तो क्या वो 100% रीगेन करेगी अपनी स्ट्रेंथ? नहीं, वो 100% नहीं रीगेन करेगी, यानी उसका कुछ पार्ट जो है वो रीगेन करता है। अगर बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए ड्यू टू द सॉइल की सेटलमेंट की वजह से, तो ये क्रैक्स भर जाएंगे सॉइल की स्ट्रेंथ रीगेन करने से? तो नहीं भरेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंसिटिविटी है वो फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाता है। क्या है कि वो रिवर्सिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल नहीं है। दूसरा क्या है कि वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर जो वो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो बेसिकली जो हमारी स्ट्रेंथ है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या है कि यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो टाइम डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी स्ट्रेंथ लॉस हुई है ना, उसको मेजर करता है कौन? हमारा सेंसिटिविटी। तो बस यही चीज होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका राइट आंसर होगा तो वो क्या सेंसिटिविटी होगा? तो नहीं, तो सेंसिटिविटी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ऐसे फैक्टर है जिसमें कि वो हार जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है हमारा, दैट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो कि सबसे ज्यादा रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? अगर जब हम बात करें कि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिगेन की बात की जा रही है, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का इसकी कोई रिलेटिविटी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो सबसे पहली बात, अगर जब हम उसको रीमोल्ड भी करेंगे तो रीमोल्ड में क्या है, बेसिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या बोलती है? ये बोलती है वाटर की जो भी मूवमेंट है ना थ्रू द सॉइल या फिर क्या रॉक्स, उसके बारे में कौन बताता है हमारे को? जैसे कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो रिमोल्डिंग से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। सॉफ्टनिंग हो गया या फिर स्ट्रेंथ का लूज हो गया, तो उससे भी रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। जिसने भी ये मार्क किया होगा उसको शायद कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी नहीं है, उसने क्या हमारे लेक्चर नहीं देखे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लेकिन थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी में एक थोड़ी सी मतलब वो होती है कि इसमें शायद सही हो या नहीं हो, तो इन दोनों में जो है फर्क आपको लग सकता है। और तीसरा क्या है, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? जो भी हमारे स्ट्रेस जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपने किसी सॉइल पे अगर जो लोड लगाया, मान लो आपने यहाँ पे क्या लगाया था, लोड लगाया था, अब उस लोड को आपने हटा दिया और सॉइल जो है वापस से क्या, सॉइल के बारे में अभी हम सॉइल की बात करते हैं ना, एग्जांपल के लिए समझो, ऐसे नहीं कि ये ओवरऑल सॉइल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है, पर आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी मटेरियल, मान लो कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल में आपने लोड लगाया और लोड हटाने के बाद वो अपनी शेप को रीगेन कर देता है, तो उसको कौन दिखाते हैं? इलास्टिसिटी बताती है। यानी वो इलास्टिसिटी क्या है उसकी? बेसिकली रीगेनिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जो यहाँ पे बात हुई है, किसकी बात हुई है? रीमोल्डिंग की बात हुई है। रीमोल्डिंग यानी उसको डिस्टर्ब करना, और क्या है, रीमोल्डिंग की बात हुई है बेसिकली। तो ये जो रीमोल्डिंग की बात हुई है ना, तो ये ना हमारी इलास्टिसिटी में नहीं हम बात करते। और दूसरा क्या है कि ये टाइम डिपेंडेंट भी नहीं है। तो जब ये टाइम डिपेंडेंट ही नहीं है तो हम यूज भी नहीं कर सकते, अनलेस अगर वो क्या है, विस्को इलास्टिक है। अगर वो विस्को इलास्टिक होगा ना, तब हम उसकी बात करेंगे इलास्टिसिटी में। तो शायद किसी ने अगर जो विस्को इलास्टिक को सोचा होगा तो शायद वो इसको भी टिक कर सकता है, पर ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थिक्सोट्रॉपी होगा। थिक्सोट्रॉपी मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या है, मटेरियल क्या है, डिस्टर्ब करते हैं, हम किसी मटेरियल को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर जैसे कि पेंट हो गया, अगर हम पेंट को इसी तरह से रखें ना तो वो क्या होता है? हार्डन होता है। लेकिन जब मैं उसमें क्या करता हूँ, एक स्टिक डाल के उसे घुमाता हूँ, आपने बचपन में भी क्या होगा, तो जब उसको स्टिक डाल के उसको हिलाते हैं ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पे बोलिए कि उसको सॉफ्टन व्हेन रिमोल्डेड। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी में क्या है कि सॉफ्टन व्हेन रिमोल्डेड, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या है, सेंसिटिविटी में भी ये गलत हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, जब उसको हम हिलाते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट होगी किससे? थिक्सोट्रॉपी के बेसिस पे, क्योंकि पेंट को क्या करते हैं, हम हिलाते तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो एक चीज में तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सी? दैट इज सॉफ्टिंग ऑन द रिमोल्डिंग। ठीक है, रिमोल्डिंग में क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि ये क्या है, टाइम के साथ साथ क्या है, वेरी करता है। जैसे कि आपने इस तरह से ही रखा है तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। अब टाइम के बाद आप इसको हिलाओगे तो आप क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा रिमोल्ड हो जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट भी बेसिकली ये रहता है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट। मतलब अगर आप इसको रेस्ट पे रखोगे ना तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ को ये गेन कर लेता है। रीगेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ जो है हो जाती है कब? जब उसको थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से रखते हैं। तो टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है ना। और चेंज कैसे हो रहा है? किसी भी केमिकल चीज से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो बिना किसी केमिकल या फिर वॉल्यूम चेंज के हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली कि जो हमारा वॉल्यूम चेंज है वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे ये चीज बोली थी ना, कॉम्पोजिशन, जो उसकी वॉल्यूम है और जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। थ्रू आउट द होल क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, रिवर्सिबल करता है अपनी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि विच मटेरियल अंडर कांस्टेंट कंपोजिशन एंड वॉल्यूम, मतलब उसमें वॉल्यूम में भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है और सॉफ्ट हो जाता है जब उसको हम रिमोल्ड करते हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कौन सा? थिक्सोट्रॉपी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थिक्सोट्रॉपी हो जाएगा। तो इस फोर्थ वन का आपको पता लगा कि कॉन्सेप्ट में ओवरलैपिंग कर जाती है और ऐसे यूपीएससी में कहीं से भी पूछ सकते हैं। मान लो आपका सॉइल का कोई कॉन्सेप्ट है तो वो फ्लूइड के साथ कनेक्ट करके पूछ लेगा। ठीक है, फ्लूइड का होगा तो वो क्या है, ओपन चैनल फ्लो से कर देगा। तो ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपको अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या लोग सेंसिटिविटी को क्लियर करके आ जाएंगे या इलास्टिसिटी को टिक करके आ जाएंगे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को तो मुझे नहीं लगता कि लोग करेंगे, पर ये है कि इन सब में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो राइट आंसर क्या था आपका? थिक्सोट्रॉपी था। तो बताना कि आंसर आपका सही था कि नहीं। सी इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इससे रिलेटेड जो फ्यूचर में पूछना चाहेगा तो क्या क्या पूछेगा हमारे से यूपीएससी? एक तो थिक्सोट्रॉपी के बारे में पूछ सकता है दोबारा से, थिक्सोट्रॉपी हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो गया? रियो पैक्सी हो गया। इन सब के बारे में पूछ सकता है। थर्ड वन क्या हो सकता है? डायलेटेंसी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ वन क्या हो गया? हमारी जो विस्कोसिटी वाला है, विस्कोसिटी एंड न्यूटोनियन हो गया। ठीक है, फ्लूइड से रिलेटेड है, न्यूटोनियन या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो गए, उन सब के बारे में गेट भी इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आपको ना रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एसएससी में भी देखने को मिलेंगे, किससे? न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पढ़ना है। ठीक है, फिफ्थ वन क्या हो गया हमारा? दैट इज द इलास्टिसिटी हो गया। ठीक है, या फिर प्लास्टिसिटी हो गया। इन दोनों के बीच का जो भी हमारा वो है, या फिर क्या, विस्कोसिटी हो गया।
विस्कोसिटी हो गया। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है, तीनों देखो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको लिख रहा हूँ, 6 क्या हो गया, क्रीप हो गया, किस किस में आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। 7 क्या हो गया, आपको रिलैक्सेशन, इससे भी पूछ सकता है रिलैक्सेशन, ठीक है, इससे भी पूछ सकता है। 8 क्या हो गया, या तो आपको कॉन्क्रीट से ही पूछ सकता है, कैसे, वोकेबिलिटी के ऊपर, तो वोकेबिलिटी के ऊपर भी कई क्वेश्चन पूछ सकता है। वोकेबिलिटी ऑफ सीमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे कॉन्क्रीट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। 9 क्या हो गया, या तो फिर लिक्विफैक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और किससे पूछ सकता है, जो हमने अभी बोला था कंसोलिडेशन से भी पूछ सकता है, वो कंसोलिडेशन से भी पूछ सकता है। और किससे पूछ सकता है, जो भी कॉम्पैक्शन है, इन दोनों से रिलेटेड, कॉम्पैक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। 11 क्या हो गया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है वो, क्योंकि क्वेश्चन में यही है ना, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो भी इसका एक टॉपिक रह सकता है यूपीएससी में इन फ्यूचर, ठीक है। 12 क्या हो गया, आइसोट्रॉपी के बारे में पूछ सकता है, या एनिसोट्रॉपी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, थर्ड कोहेजन वगैरह भी पूछ सकते हैं, कोहेजन हो गया, एडेशन हो गया, ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया, ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी पूछ सकता है, सोम से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका पॉइजन रेशो के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, पॉइजन रेशो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस पूछ सकता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ सकता है, ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, शेयर मॉडुलस के बारे में पूछ सकता है, शेयर मॉडुलस, ठीक है, शेयर मॉडुलस। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी पूछ सकता है बहुत सारे, पर ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि थिक्सोट्रॉपी, रियोलॉजी, डायलेंटेंसी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इलास्टिक, प्लास्टिक, विस्कोसिटी, क्रीप के बारे में पूछ सकता है, रिलैक्सेशन, वर्केबिलिटी किसी कॉन्क्रीट में, लिक्विफैक्शन के बारे में पूछ सकता है, क्विक सैंड के बारे में पूछ सकता है, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप क्या करो, इसको बाद में भी ध्यान में रखो अपने, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर पूछ सकता है, ठीक है। इन सबको मैं बता देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वाटर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ना, सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय द मींस ऑफ अ apparatus devised by a तरज़ागी, यानी कार्ल तरज़ागी ने जो इन्वेंट किया है, कार्ल तरज़ागी इज नोन एज, क्या उसे कंप्रेसोमीटर बोलते हैं, ओइडोमीटर बोलते हैं, कैसे ग्रांडे मीटर बोलते हैं, या अजूज मीटर बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा मीटर है जो कि हमारे कार्ल तरज़ागी ने किया था, किसके लिए, फॉर द सैचुरेटेड क्ले वाटर, सैचुरेटेड क्ले वाटर के लिए किया था, क्ले वाटर के लिए किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन लिया कहां से गया है, लिया है फ्रॉम द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ऐसा करें, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से लिया, बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है, जहां पे हमें क्या पूछा कि कार्ल तरज़ागी ने ऐसा कौन सा डिवाइस बनाया था जो सैचुरेटेड क्ले वाटर के लिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी को चेक किया, मेजर करने के लिए बनाया गया था। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसकी, इन सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये कौन सा था, सॉइल मैकेनिक्स से था। अब आगे जब मैं बात करूं सबसे पहले कंप्रेसोमीटर की, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन है, कंप्रेसोमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है मेनली जो भी हमारा कॉन्क्रीट होता है ना, कॉन्क्रीट, या फिर मैं बोलूं कॉन्क्रीट और जो मेटल सिलेंडर है, कौन सा, मेटल सिलेंडर है, इनमें जो हमारी एक्शियल स्ट्रेस रहती है ना, एक्शियल स्ट्रेस, यानी जो भी हमारी लेंथेज में चेंज होते हैं, लेंथ में जो भी हमारी चेंज आते हैं, उन सबको मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास, कंप्रेसोमीटर यूज होता है, किसके लिए, फॉर द कंक्रीट एंड द मेटल की जो सिलेंडर रहते हैं, उन सबकी जो एक्शियल स्ट्रेस है, और एक्शियल स्ट्रेन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो भी हमारी एक्चुअली यानी जो लेंथ में चेंजेस आएंगे, एक्शन मींस जो लेंथ में चेंज आएंगे ना, उन सबके बारे में ये जो हमको बताता है। तो ये क्या हो गया, कंप्रेसोमीटर हो गया। अब कंप्रेसोमीटर जो है बेसिकली वो किस में आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है। लेकिन क्या ये इससे रिलेटेड है, क्या वो सैचुरेटेड क्ले वाटर के लिए कंप्रेसिबिलिटी चेक करेगा, तो नहीं, ये तो नहीं करेगा। तो इट इज नॉट यूज्ड फॉर द सॉइल, नॉट यूज्ड फॉर द सॉइल। तो ये तो आंसर जो है किसी ने भी टिक किया होगा, तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग आंसर होगा, समझ में आया। दूसरा क्या है हमारे पास, ओइडोमीटर। अब जो बेसिकली ओइडोमीटर है ना, या फिर मैं कैसे ग्रांडे मीटर के बारे में बताऊं, या फिर मैं एजोमीटर के बारे में बताऊं, तो जो हमारा ओइडोमीटर है बेसिकली ये क्या करता है, हमारा बेसिकली यूज किस लिए होता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट द कंप्रेसिबिलिटी, फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। दूसरा क्या है, कंसोलिडेटेशन या फिर कंसोलिडेशन टेस्ट है। बेसिकली क्या है, ये कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन टेस्ट है, ठीक है। अभी क्या करता है, एक ना सिलेंड्रिकल अपरेटस होता है जिसमें कि सॉइल सैंपल को डालते हैं, सिलेंड्रिकल अपरेटस जिसमें क्या करते हैं, हम सॉइल को डालते हैं, और इस पे क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्टिकल लोड लगाते हैं। अभी वर्टिकल लोड जब हम दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टाइम के साथ उसका सेटलमेंट है उसको मेजर किया जाता है। जैसे ही टाइम के साथ उसका सेटलमेंट है उसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो क्या बोला कि ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यानी अपरेटस जिसके अंदर सॉइल डालेंगे और वर्टिकल लोड लगाएंगे और टाइम के साथ उसका सेटलमेंट को मेजर करने के लिए ओइडोमीटर का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया, किससे रिलेटेड है ये, सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सेकंड ऑफ ऑल कौन सा चैप्टर से है ये, दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल से रिलेटेड है, उससे ये हमारा पूछा गया ओइडोमीटर है, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, इसका पर्पस क्या है, हमको सीवी फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, उन सबको आगे मुझे फाइंड आउट करना है, या फिर मुझे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, या फिर कंप्रेशन जो हमारा इंडेक्स है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल लोड लगा के हम सेटलमेंट को देखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेटलमेंट की हमें क्या करनी है, प्रेडिक्शन करनी है। क्लियर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, और ये बनाया किसने था, ये बनाया था हमारे सर कार्ल तरज़ागी ने, द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओइडोमीटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। और जब हम कैसेग्रांडे मीटर की बात करते हैं, तो कैसेग्रांडे मीटर जो है ये एक तरह का क्या है, ट्रैप क्वेश्चन है। बिल्कुल सही समझे, यूपीएससी ने यहाँ पे भी खेल खेला है। यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, एक ट्रैप क्वेश्चन डाल दिया है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कैसेग्रांडे, लेकिन जो कैसेग्रांडे ऑपरेटर्स है वो क्या बेसिकली जो है वो लिक्विड लिमिट टेस्ट के लिए यूज होता है। समझ में आया। कैसेग्रांडे ऑपरेटर मीटर नहीं है, कैसेग्रांडे जो एक ऑपरेटर्स है वो बेसिकली क्या यूज किस लिए यूज होता है, अगर जो हमें लिक्विड लिमिट टेस्ट अगर करनी है ना तो उसके लिए यूज होता है। लेकिन कैसेग्रांडे जो मीटर है उसका नाम क्या है, वो जो नाम है वो थोड़ा सा फेक है, यानी वो क्या है, एक तरह का ट्रैप है आपके लिए।
अगर जो किसी ने इस ट्रैप में फंसने की कोशिश भी की होगी तो वो वहां पे मारा जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ यही ऐसे जो सबसे मेन होते हैं ना वही लोग देखते हैं, जैसे कि कैसे ग्रांडे मीटर। तो सोचा होगा कि यार काल तरजागी है, काल तरजागी ने तो कैसे ग्रांडे हमने पढ़ा था, लेकिन कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स था वो बच्चों, मीटर कुछ नहीं था। तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड डिवाइस नहीं होता है ताकि आपको क्या है यहाँ पे फेल हो सको। तो ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। अगर जब मैं बात करूँ ये अजूज मीटर की, तो बेसिकली क्या है, ये बहुत ज्यादा रेयरली नोन डिवाइस है, और ये बेसिकली किसमें होता है, हमारे रिसर्च। बेसिकली जो हमारा अजूज मीटर है, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। जो हमारा क्या है अजूज मीटर है, अजूज मीटर है बेसिकली, वो बेसिकली क्या है, एक सॉइल मैकेनिक्स का रिसर्चर था। अब उस रिसर्चर ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मॉडिफाई किया ओइडोमीटर को, ओइडोमीटर को, ठीक है। पर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में किसका इस्तेमाल करते हैं, ओइडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह का ये भी क्या है, ट्रैप ही है, जहां पे लोग ये सोचेंगे कि आइसोमीटर है यार। उन्होंने क्या किया कि मॉडिफाइड जो ओइडोमीटर है उसको जो है मॉडिफाई किया, एक रिसर्चर थे हमारे, क्या उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। दैट इज वाई कई बार लोग सोचते हैं कि शायद इसका आंसर ये भी होगा, तो ये आंसर भी क्या है, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एजोमीटर है वो बेसिकली क्या है, वो मॉडिफाइड है ऑन किस पे, ओइडोमीटर में, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओइडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह का मिसलीडिंग ऑप्शन है, इट इज अ मिसलीडिंग ऑप्शन है, मिसलीडिंग ऑप्शन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूपीएससी ट्रिक्स खेलता है। अब इन ट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, आप नेगलीफाई कर सकते हो अगर जो आपको इन सब के बारे में क्लियरली पता होता है। अगर जो कैसे करने मीटर है तो वो भी क्या है, मिसलीडिंग ऑप्शन है, लेकिन कंप्रेसोमीटर और ऑइडोमीटर में ही आपको चूज करना था, यानी 50-50 आपके पास ऑप्शन थे। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आप क्या बोल सकते थे कि ऑइडोमीटर जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, कंप्रेसोमीटर जो है इसका रॉन्ग आंसर है। अभी यूज कहाँ होगा हमारे, अगर हमें सेटलमेंट फाइंड आउट करनी है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि दिल्ली में क्या है कि एक ऐसा एरिया है, ऐसे एरिया में हमको अगर जो प्लान करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर जो प्लान करनी है, या फिर हमें प्लान करनी है कोई भी ब्रिजेस प्लान करने हैं, तो क्या करते हैं वहां पे कि अगर जो मैं इनकी बात करूं तो इसमें अगर हमें प्लान करना है, तो अगर जो प्लान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी कंसोलिडेशन सेटलमेंट देखनी पड़ेगी। उस जो भी हमारी क्ले सॉइल है ना, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ऐसी सॉइल है, यानी क्या है हमारे पास ऐसी क्ले एरिया है, ठीक है, क्ले एरिया है। तो जो हमारी सॉइल है वो बेसिकली क्ले कंसिस्ट करती है। अब क्ले में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। अब इस सेटलमेंट की जो जितनी भी सेटलमेंट है उसको अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो हम ऑइडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑइडोमीटर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया फॉर द सैचुरेटेड क्ले वाटर। क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड क्ले वाटर क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उसी के लिए यूज किया जाता है ऑइडोमीटर, क्या प्रेडिक्ट करने के लिए कि वो कितनी सेटलमेंट दिखाएगी हमें। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, पहले तो हमारा ऑइडोमीटर का यहाँ पे हमारे को दे रखा है, तो ऑइडोमीटर की जो भी हमारी डिटेल्स है वो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। ऑइडोमीटर की जो भी ऑइडोमीटर जो हमारा टेस्ट है उसकी डिटेल्स जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है उन सबकी अजम्पशन, कि क्या क्या अज्यूम करके हमने जो है इस टेस्ट को परफॉर्म किया है। तो अजम्पशंस ऑफ अ ऑइडोमीटर टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, जो भी इसमें पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं सीसी की, तो ये सीसी क्या होता है, जो भी हमारे कंप्रेशन इंडेक्स है, कंप्रेशन इंडेक्स है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन सा है, सीवी कौन सा है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अभी 2 बार आ चुका है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब भी सीवी आएगा तो आपको हमेशा बिल्कुल जोर देके पढ़ना चाहिए। फोर्थ वन क्या हो गया, जो भी हमारी तरजागी थ्योरी है ना, जो भी हमारी क्या है तरजागी थ्योरी ऑफ जो कंसोलिडेशन है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि देखो सबसे पहली बात तो उनकी जो अजम्पशन है, दूसरा जो भी उनकी डेरिवेशंस है, उन सबको अच्छे से आपको क्लियर करना है। अपने दिमाग में इन सबको ध्यान में रखना है कि जब हम इनकी पढ़ेंगे तो इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, जैसे टीवी हो गया या फिर यू परसेंटेज हो गया। टीवी क्या होता है, दैट इज द टाइम फैक्टर, ठीक है। इसकी मैंने साइकिल भी पढ़ाता हूँ, तो ये साइकिल भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ कि किस तरह से साइकिल जो है क्वेश्चन में ले आई जाती है। सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो टीवी हो गया या फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, ये सब हो गया। दूसरा क्या है कि हमारे जो ग्राफ है, ठीक है, ये सब लेक्चर में इंक्लूड होते हैं मेरे। कि देखो जब हम लेक्चर में क्या करते हैं, यू वर्सेज जो हमारा टाइम होता है, इन सब की जो भी हमारे क्या ग्राफ्स रहते हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर अंडर रूट 2 है, या फिर यू वर्सेज द टाइम फैक्टर है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, सीसी तो आपको मैंने बता ही दिया, और इसके साथ सीसी के साथ ना एक इंपेरिकल फॉर्मुला भी होता है, ठीक है। कैसा, सीसी इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट माइनस द टाइम। ये वाली इंपेरिकल फॉर्मुला भी मैं अपने लेक्चर में बताता हूँ। तो ये वाली चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर करनी है। अगर किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, खुद भी देख सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं देख सकता हूँ, तो आप मेरे लेक्चर को जरूर प्रेफर करो, वहां पे जाके आप अपने लेक्चर अपने जो डाउट है वहां पे क्लियर कर सकते हो। क्लियर हो गया। मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ वहां पे, जो भी मेरे पीवाई क्यूज है ना, उन पीवाई क्यूज से रिलेटेड मैं अपने सब्जेक्ट जो है अच्छे से फ्रेमवर्क करता हूँ उनका। तो वो जो लेक्चर है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि इंपेरिकल फॉर्मुला जो इससे रिलेटेड है। दूसरा क्या पूछ सकता है, हमारी जो बहुत सारे कॉफिशिएंट्स होते हैं, कॉफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हो गया, तो ये भी हमारे फ्यूचर में पूछ सकता है कौन, हमारा यूपीएससी। ये सब क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो गया। और क्या हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कंपैक्शन हो गया वर्सेस द कंसोलिडेशन हो गया। ये 2-4 बार है बस, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे रिलेटेड क्या आगे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला का आंसर क्या था, ऑइडोमीटर था। तो बताना कि ये सही आंसर आया आपका कि नहीं, बी इसका राइट आंसर था। क्या है कि इन अ फ्लो नेट फॉर अ शीट पाइल वॉल द नंबर ऑफ अ फ्लो पाथ इज गिवन एज 5, द नंबर ऑफ अ फ्लो पाथ इज गिवन एज 5 एंड द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इज गिवन एज 10 if the coefficient of permeability is given as 6 into, if the k की वैल्यू permeability is equals to 6 into 10 raised to the power minus 6 mm per second, it is given as this. The head is 4.5, head कितना दे रखा है मेरे को 4.5 मीटर इज गिवन है, ठीक है। द सीपेज अंडर द वॉल विल बी नियरली, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ना, एक शीट पाइल वॉल है, इस शीट पाइल वॉल के नीचे जो है फ्लो नेट हमारा जो है सीपेज हो रहा है। अभी सीपेज की हमें फ्लो नेट यानी डिस्चार्ज जो है हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हमको कि जो हमारे पास फ्लो नेट है वो 5 दे रखा है, और हमको क्या है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के लिए गिवन है दैट इज 10, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁶ -3 है, सॉरी
6 × 10⁻³ -3 mm/s है, ठीक है। और आपको हेड कितना दे रखा है, दैट इज 4.5 मीटर आपको हेड दे रखा है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। किसमें फाइंड आउट करना है, लीटर पर सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है, लीटर पर डे में, सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि हमें सीपेज फाइंड आउट करनी है, तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मुला था एक, आपको पता होगा कि सीपेज का जो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मुला है, बेसिकली वो वाला फॉर्मुला क्या है, आपको मैंने बहुत बार बताया होगा, नहीं तो अपनी क्लासेस में मैं बताता हूँ कि जब हम बात करते हैं किसकी, एक होता है गरीब लड़का, एक होता है अमीर लड़का। अब इस अमीर लड़के का नाम है खन्ना, ठीक है। अब क्या बोलता है कि गरीब लड़का अमीर लड़के को कि खन्ना एफडीबी, वाह, तो डिस्चार्ज क्या हो गया, बेसिकली खन्ना यानी KHN/N/F/D मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मुला रहता है। अब बेसिकली बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी, तो जनरली क्या अज्यूम किया, बी की वैल्यू 1 मीटर अज्यूम किया, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्लो, तो इसको हम यूजुअली जो है 1 ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मुला क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यू डाल दो, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू, अच्छा हमारे को क्या है यहाँ पे, हमारे को जो परमेबिलिटी दे रखी है वो बेसिकली mm/s में दे रखी है, और हम क्या, हमारे को लीटर में जाना है आंसर पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है बच्चों, दैट इज 10⁻³ लीटर होता है। तो अगर जो मैं मीटर में इसको कन्वर्ट कर दूं तो बाद में मुझे आसानी हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 × 10⁻⁻6 मीटर/सेकंड जो है हमारी अब परमेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कि 6 × h क्या है हमारे पास, 4.5 है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 5 डिवाइडेड बाय क्या है, साथ में एनडी है 10, और साथ में कितना है 10⁻⁻6। इसको इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स भी हमेशा याद रखनी है, जैसे कि इसकी कितनी है, दैट इज द मीटर पर सेकंड, ठीक है। के की कितनी है, मीटर पर सेकंड है, हेड की कितनी है, दैट इज मीटर, और हमारी विड्थ की कितनी है, जो साथ में बी है वो 1 मीटर है ना, तो उसकी कितनी है, मीटर होगी। तो ये कितना हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 10⁻³ यानी हम किसमें, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड को तो आपको पता ही है, सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और कितने हमारे मिनट्स होते हैं, और कितने सेकंड होते हैं, ओवरऑल कितना हो जाता है, 86400 होता है, ठीक है, 86420। क्लियर हो गया, 20 है यहाँ पे ना, 86420। तो इस पे ये हमारी सेकंड से लेकर डे की, इतना तो पता ही होगा आपको, नहीं भी पता होगा तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन तो आती है करनी, यहाँ से आपको पता है 24 × 6 × 6 आप इजिली निकाल सकते हो, है ना। तो डिस्चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 6 पॉइंट, जैसे ये 6 × 4.5 है, इंटू 5 है, तो अगर जो मैं 6 को 5 में कन्वर्ट कर दूं और 4 को भी मैं 5 में कन्वर्ट कर दूं, और सारा अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 आएगा ना 10 नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 6 है तो 6 को हमने 1 घटा दिया, और 4 को हमने 1 बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो आंसर रहता है ना वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 13। ये चीजें जो है मैं मैथ में बताता हूँ आपको, तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। साथ में 10 -6 है, तो डिवाइडेड बाय 10⁻³ अगर मैं कर दूं तो ये मीटर में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर हो गया, लीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, 864 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसको, 13 है ना, 13 है, 13.5 है, इंटू कितना है यहाँ पे 864 है ना। तो इसको अगर मैं इसको मैं अगर 900 कर लूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंटू 15 कर लूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि 15 × 9, तो ओवरऑल जो वैसे बेसिकली 13 × 9 कितना होता है, वो कितना होता है, 117 होता है, 13 × 9 ये रहने का है ना, इस ये थोड़ा वो अलग हो जाता है, 13 × 9 कितना 117 है, तो अगर जब मैं ये इसको मैंने 1 बढ़ा दिया ना, तो और इसको कितना कर दिया मैंने 13 कर दिया, यानी 1 घटा भी दिया, तो मैंने ज्यादा वेरिएशन नहीं किया, तो 117 के अराउंड ही हमारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। देखते हैं 117 के अराउंड आंसर आ रहा है कि नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, 1227 117 के अराउंड ये वाला आंसर है, या फिर ये, ठीक है। तो हमने तो इतना चेंज नहीं किया, देखो जैसे हमने 13.5 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 864 है, तो इसको अराउंड मैंने 900 कर दिया, और 13 को मैंने 1 कम कर दिया, तो बेसिकली जो इसका ओवरऑल आंसर होगा ना, ओवरऑल आंसर भी ज्यादा वेरी नहीं करेगा इसके एक्चुअल आंसर से, क्योंकि थोड़े बहुत तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, जैसे 117 हो गया, 13 × 9 क्या हो गया, 117 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोज टू दिस, यानी हमने वैल्यू बढ़ा दिया ना 800 से हमने 900 कर दिया, तो ये जो वैल्यू है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अराउंड कितना आएगा हमारा आंसर 1167 लीटर पर डे, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है, यस यही है इसका राइट आंसर, क्या है 1167 लीटर पर डे जो है इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपको पता लगा किस तरह से टैकल करना था, फ्लो नेट और सीपेज के थ्रू जो आपको ये फॉर्मुला है ये सारा जो है आपसे पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन को करना इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी इतनी ज्यादा तो है नहीं, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इतनी तो सभी कर लेते हैं जितने भी एसी स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं। जो नहीं भी आपको पता लगा तो जो मेरी मैथ की क्लासेस होती है ना, उसमें मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से वैदिक मैथमेटिक्स लगाना है, बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स भी मैं उसमें आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया कि हमारा आंसर कैसे आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 लीटर पर डे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, लेकिन फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपीएससी जो इनसे कॉन्सेप्चुअल बेस पूछ सकता है, सबसे पहले क्या पूछ सकता है वो, या तो इससे रिलेटेड जैसे कि एग्जैक्ट ग्रेडियंट के बारे में पूछ लेगा आपसे, कि एग्जैक्ट ग्रेडियंट के बारे में, या फिर उससे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है, या फिर क्या पूछेगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछ सकता है। और इससे रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप सेफ्टी अगेंस्ट जो पाइप फेलियर है या पाइपिंग फेलियर है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, IC = G - 1 1 + E,
ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, फॉर्मुला बेस्ड जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेडली पूछ सकता है। यूपीएससी के क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे आगे के फ्यूचर के लिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि जैसे कि अगर जो मैं बात करूं सीपेज प्रेशर की, तो सीपेज प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में वो आगे फ्यूचर में पूछ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आपको है, या फिर जो हमारे न्यूमेरिकल है उन सबसे रिलेटेड जो है आपको जो है अब जो है ना यूपीएससी का जो हमारा क्या है पैटर्न है वो बेसिकली अब ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मुला याद किया और आप आंसर देखो। अब जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि परमेबिलिटी के बढ़ जाने से डिस्चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर एनएफ के बढ़ जाने से एनडी से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सब जो रिलेशन है ना ये सब आपको समझने जो है वो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे अभी फ्लो नेट के बारे में पूछा है, तो आपको पता है कि जैसे आपने फ्लो नेट के बारे में देखा तो कुछ ना कुछ ऐसी अजम्पशंस रही होगी जिनसे रिलेटेड जो है हमने थ्योरी जो है इजी की होगी, तो फ्लो नेट के बारे में पूछ सकता है वो, है ना। फोर्थ, अभी हमने जैसे बात की अपलिफ्ट की, तो अपलिफ्ट की बात की है हमने, तो देखो क्यों अपलिफ्ट की, अच्छा सीपेज वगैरह है तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी पाइपिंग है, अब मैं कैसे बता रहा हूँ ना कि फ्यूचर में कैसे पूछ सकता है कि जैसे कि अभी हमने किसकी बात की, एक शीट पाइल वॉल की बात की है, तो शीट पाइल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लो नेट की बात की है तो फ्लो नेट की जितनी भी असम्पशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पे बना किसके ऊपर होगा, किसी ना किसी डैम के ऊपर हमारा ये बना होगा, तो ये डैम के बारे में अपलिफ्ट प्रेशर जो उस पर लगते हैं किस वजह से उसका फेलियर होता है उससे रिलेटेड से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे वो पूछ सकता है। तो जितने भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके, और जो भी क्वेश्चन है आप फर्दर मोर आप एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस आप सब कुछ पढ़ लोगे, है ना, क्वेश्चन के थ्रू। दूसरा क्या करोगे, आप जो भी टॉपिक देखोगे ना आप उन टॉपिक में बेसिक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन सबको आप देख चुके होंगे, तभी मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल जैसे फ्लो नेट की असम्पशन उसके बारे में पूछ लेगा, हमारी जो डैम्स के फेलियर है, ठीक है, फेलियर है उनके बारे में पूछ लेगा। दूसरा जो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी ग्रेविटी डैम की, तो ग्रेविटी डैम में कैसे कैसे फेलियर होती है उसके बारे में। फिफ्थ क्या हो गया, अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, ये सब पूछ लेगा आपसे। तो ऐसी चीज जो है ये यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, अब सीपेज आ गया, यहाँ पे सीपेज हो रहा है तो सीपेज के बारे में आपसे पूछ लेगा कि जैसे हम सीपेज की बात कर रहे हैं तो सीपेज थ्रू द लेयर्ड सॉइल पूछ लेगा, है ना, थ्रू द लेयर्ड सॉइल पूछ लेगा कि सीपेज कैसे हो रहा है थ्रू द लेयर्ड सॉइल। और क्या पूछ सकते हैं, अब सॉइल की बात हुई है तो सिक्स में क्या पूछ सकता है हमारे से, एक तो कन्फाइंड या फिर वर्सेस अनकन्फाइंड, हमारा जो फ्लो सिस्टम है उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर एक्वाफर के बारे में पूछ लेगा। ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना ये इनसे बन रहे हैं। सेवंथ वॉल क्या पूछ लेगा, आपकी शीट पाइल के बारे में पूछ लेगा, है ना, शीट पाइल या फिर हमारी कट ऑफ वॉल्स, इन सब के बारे में पूछ लेगा जो डैम्स के नीचे हम लगाते हैं पाइपिंग के फेलियर को निगलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, पाइपिंग का फेलियर होता है, पाइपिंग के बारे में पूछ लेगा। नाइन्थ वॉल क्या हो जाएगा, पाइपिंग फेलियर के बारे में पूछ लेगा, ये मैंने लिख दिया नहीं, पाइपिंग फेलियर के बारे में पूछ लेगा आपसे, पाइपिंग फेलियर के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है आपको एक बेस बना दिया बहुत बढ़िया मैंने, कि देखो आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो लगाने समझने हैं। इनसे क्या है कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्लस इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन सबको करना है। क्लियर हो गया, ताकि जो अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने प्रीलिम्स देना है तो उसको पहले ये पता लग जाए कि किस तरह से उसको ये क्वेश्चन जो है लगाने चाहिए। क्लियर हो गया, आपको एक एनालिसिस मिल गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने एनालिसिस किया है और अब जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसमें कितना अंतर है, दिन रात का अंतर है। तो आप हर क्वेश्चन को उस तरह से देखो, ऐसे मत सोचो कि आपने क्वेश्चन याद करने, नहीं, क्वेश्चन को याद करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, वो दोबारा रिपीट तो होंगे नहीं, तो आपको बस उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लानी पड़ेगी हमेशा के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कन्वेंशनल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन क्ले सॉइल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्ले सॉइल पे किया जा रहा है ये टेस्ट, ठीक है, ऑन अ क्ले सॉइल टू टेस्ट द शेयरिंग स्ट्रेंथ, यानी शेयरिंग स्ट्रेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा अनड्रेन या क्विक टेस्ट होगा वो अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट होगा, या ड्रेन टेस्ट होगा, या कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर था ना वो था अनड्रेन और क्विक टेस्ट था, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये क्यों राइट आंसर है। जब हम बात करते हैं किसकी, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन और क्विक टेस्ट के बारे में, तो आपको एक बात जाननी जरूरी है कि जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं ना, यानी इसको जब हम लगाते हैं कौन सा, अनड्रेन और क्विक टेस्ट, क्या बोलते हैं, अनड्रेन और क्विक टेस्ट। तो अनड्रेन और क्विक टेस्ट में होता क्या, बेसिकली जब हम किसी भी क्ले सॉइल को देखते हैं उस क्ले सॉइल में जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यानी पानी होगा। अभी जो पानी है ये स्लोली क्या करता है, निकलता है। यानी इसने बोला कि अनड्रेन ड्रेन क्या होता है, जब आप कपड़ों को निचोड़ते हो तो उसे ड्रेन करते हो, लेकिन जब उसकी अनड्रेन की बात की गई है तो ये बोलना चाह रहा है जो क्ले सॉइल है, क्ले के अंदर जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो अभी हमने क्या नहीं किए, अनड्रेन नहीं किए, अनड्रेन नहीं किए, अनड्रेन किए, सॉरी, अभी हमने क्या किया, अनड्रेन किया है। इसका मतलब क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को हमने बाहर निकलने नहीं दिया, यानी पोर वाटर प्रेशर जो है वो डिसिपेट आउट नहीं हुआ है, किसमें, अनड्रेन में, यही बोलना चाह रहा है ना। और क्विक टेस्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्लो टेस्ट लिखा होता है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है ड्रेन या फिर स्लो टेस्ट, तो हम क्या बोलते हैं कि देखो पानी भी ड्रेन हो रहा है इसका, और ये जो है शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें। तो ये बोलना चाह रहा है देखो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कन्वेंशनल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन अ क्ले सॉइल टू टेस्ट द शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो क्ले सॉइल की अगर मुझे फाइंड आउट करनी है शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो मैं क्या करूंगा, उसे अनड्रेन करूंगा, उसे पानी नहीं निकलने दूंगा और उसका क्विक टेस्ट भी करूंगा। तो क्ले सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यानी पोर वाटर प्रेशर उसको मैं डिसिपेट आउट नहीं कर रहा हूं। तो क्यों नहीं कर रहा हूं, दूसरा क्या है, क्ले जो है लो परमेबल होती है, इट इज लो के से रिप्रेजेंट करते हैं ना परमेबिलिटी को। दूसरा क्या है कि अनड्रेन और क्विक टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं, हम ना सडन लोड लगाते हैं, क्या करते हैं हम, सडन लोड इज अप्लाइड। इस टेस्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम उसे पानी को बाहर नहीं निकलने दे रहे क्योंकि सडन लोड लगा रहे हैं। सडन लोड लगाने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा वाटर है वो ड्रेन नहीं करेगा, तो H2O विल नॉट ड्रेन। क्लियर हो गया, विल नॉट ड्रेन। थर्ड ऑफ ऑल क्या है कि जो अनड्रेन है ना, ये अनड्रेन कंडीशन है। इस अनड्रेन कंडीशन में क्ले का जो एक्चुअल शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअल शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेंथ होती है
इस शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसमें, अनड्रेन और क्विक टेस्ट में। बेसिकली जो टेस्ट करा जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्ट टर्म में जो उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमें कब मिलेगी, जब हम सडन लोड लगाएंगे और क्ले की पोर वाटर प्रेशर को हम डिसिपेट नहीं होने देंगे। समझ में आपको कि हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। फोर्थ वन क्या है कि ये टेस्ट जो है ना हम जल्दी किया जाता है, इसलिए क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक टेस्ट बोलते हैं। ये वाला यहाँ पे क्विक टेस्ट है तो हम इसको क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, क्विक टेस्ट है। क्लियर हो गया। दूसरा जो इसका टेक्निकल नेम होता है ना, इसका टेक्निकल नेम जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका टेक्निकल नेम। इसका टेक्निकल जो नेम है वो बेसिकली क्या है, ये एम है, ठीक है। इसका है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखने वाली बात है यू, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा इनसे रिलेटेड भी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यू क्या है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। समझ में आया क्या है अनड्रेन टेस्ट। तो ये राइट आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए, वैसे यहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं दी है कि हमें कौन सी वाली शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो शॉर्ट टर्म जो हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, यू टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट टर्म शेयर स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया कि यू टेस्ट बेसिकली क्या है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, जो ऑप्शन हमारा गलत है, क्या है, अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट है। अब इस अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट। तो क्या है, ये जो हमारा अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, इनकम्प्लीट नेम है। तो ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बेसिकली यूपीएससी वालों ने क्या किया है, इस बार बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या लिखी हुई है। तो सेकंड वन क्या है, दैट इज अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट है। क्लियर हो गया। इसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है ना, वो होता है क्या, स्टैंडर्ड जो इसका नेम होता है, स्टैंडर्ड जो इसका नाम है बेसिकली वो क्या है, दैट इज द अनड्रेन टेस्ट। इट इज नोन एज अनड्रेन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, यूयू टेस्ट। अब ये जो क्विक वर्ड है इसमें, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा क्विक वर्ड है, ये बेसिकली क्या है, ये ना ये वर्ड का यूज ना बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा कैजुअल है। तो यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने एग्जैक्ट टर्म जो है वो वहां पे यूज नहीं की है। यहाँ पे एग्जैक्ट टर्म क्या होनी चाहिए थी, अनड्रेन टेस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। तो इसका स्टैंडर्ड नाम क्या है, अनड्रेन टेस्ट है। दूसरा क्या है कि कंफ्यूजन कराने के लिए इनकम्प्लीट नेम दे रखा है ना। तीसरा क्या है इसमें कि जो हमारा क्विक है वो वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा कैजुअल है। तो यूपीएससी ने क्या किया है, उसने एग्जैक्ट टर्म ना यूज करके कोई और टर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्लियर हो गया। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यानी यूयू टेस्ट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज। सेकंड ऑफ ऑल, अब मैं इसको मिटा देता हूं फिर मैं बताता हूं आपको। तीसरा क्या है, दैट इज द ड्रेन टेस्ट। क्या बोलना चाह रहा है ये, ड्रेन टेस्ट। बेसिकली ड्रेन टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा पानी होता है यानी H2 होता है, उसको हम क्या करने देते हैं, ड्रेन होने देते हैं। किसमें, क्ले में बात करने जा रहे हैं। ड्रेन टेस्ट का मतलब ही क्या है कि हम पानी को क्या करने जा रहे हैं, उसे हम ड्रेन करने दे रहे हैं, जो ड्यूरिंग जो है लोडिंग होगा। ठीक है, पानी का डिसिपेट आउट होगा ड्यूरिंग द लोडिंग। समझ में आया ड्रेन टेस्ट क्या है। सेकंड ऑफ ऑल, अब हम जब बात करते हैं क्ले में ना, बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, जो हमारा पानी है ना, वो पानी जो है वो बहुत ही स्लोली निकलता है। जब मैं बात करता हूं ना क्ले की, तो क्ले में जो भी हमारा पानी बाहर निकलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो वो 3 से लेकर 6 महीने लेता है, राइट। और अगर मैं सिंगल ग्रेन ड्रेनेज की बात करूं तो वो अराउंड 1 से लेकर 2 ईयर्स तक लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि ड्रेनेज टेस्ट जो है बेसिकली जो क्ले में किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा कि पानी को हम डिसिपेट आउट होने दे रहे हैं। पर क्ले में जो प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, जो हमारा पानी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्ले में पानी जो है बहुत स्लोली निकलता है। समझ में आया, ये चीज भी क्लियर होगी। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, ये जो हमारा ड्रेन टेस्ट है ना, ये मेनली यूज होता है किसके लिए, यूज फॉर सैंड या तो फिर किसके लिए, ग्रैनुलर सॉइल के लिए, इन दोनों के लिए यूज होता है। और फोर्थ वन क्या है, जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हमारे जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ जो है, शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेंथ है क्ले के लिए, वो बेसिकली ड्रेन टेस्ट से हमें नहीं मिलेगी। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि ड्रेन टेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। समझ में आपको क्या बोला मैंने यहाँ पे कि ड्रेन टेस्ट के बारे में क्या है, आप इसको कॉपी कर लेना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है समझने के लिए भी और फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। फोर्थ वन क्या है, दैट इज द कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। क्या लिख रहा है यहाँ पे, कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट मतलब कंसोलिडेटेड, यहाँ पे लिखता हूं मैं दूसरे पेन से, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं हम, सीडी। जैसे मैंने यूयू बताया था ना, वैसे इसका नाम क्या है, सीडी है। और ये जो प्रोसेस है हमारी कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट में, इसमें क्या है बेसिकली, जो भी क्ले का पानी डिसिपेट होगा ना, वो हमारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। वो प्रोसेस ही बेसिकली क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि मैंने बताया 1 से लेकर 2 साल तक लग जाएगा इसमें बेसिकली हमको क्या करने के लिए, उसके पोर वाटर को डेवलप किया और उसको हमने क्या करना है, डिसिपेट आउट करना है। तो ये चीज जो है मैं सॉइल में आपको अच्छे से बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आया। मेरे लेक्चर्स में मैंने बता दिया वैसे बेसिकली, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो मेरे लेक्चर। ठीक है, करंटली अगर मैं कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट की बात करूँ ना, तो ये होता है बेसिकली यूज किसके लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ इन क्ले। लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ किसकी बताती है ये, फॉर द क्ले। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए तो हम कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन और अनड्रेन और क्विक टेस्ट में दोनों में लोगों को क्या लगी, कंफ्यूजन है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं शो किया है कि आपको क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ पता करनी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ पता करनी है या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पता करनी है।
ठीक है, ये चीज क्लियरली तो नहीं बताई है, लेकिन ना यहाँ पे आपको हिडन वर्ड्स है जिससे कि आप ये बता सकते हो कि आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए पता करना है क्ले के लिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पता करना है। क्लियर हो गया ये दो चीजें कि किस तरह से मैंने बोला। ठीक है, तो अगर जो हमें पता करना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो कन्वेंशनल टेस्ट लिखा है ना, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कन्वेंशनल टेस्ट, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर हो गया। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ क्या है लिखा हुआ, कन्वेंशनल टेस्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या पता है कि कन्वेंशनल टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड जो हमारा लैब टेस्ट है वो इसका मतलब होता है। यानी जो हम स्टैंडर्ड लैब टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें जब हम किसी क्ले के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे आप 1 से लेकर 2 साल तक तो वेट नहीं करोगे, और इसलिए बेसिकली नाम भी क्या है, स्टैंडर्ड जो आप लैब में टेस्ट करोगे। अब स्टैंडर्ड जो लैब में टेस्ट करते हैं, उसमें अगर जो अनड्रेन्ड आए, हम क्या करते हैं वहां पे जो बेसिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द अनड्रेन्ड या फिर क्विक टेस्ट। इसको और क्या बोलते हैं मैंने भी बताया था, यूयू टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, और क्या है ये, इट इज द फास्टेस्ट टेस्ट अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्ले की शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के बारे में। शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं किससे करूंगा, अनड्रेन्ड क्विक टेस्ट से करूंगा। और यहाँ पे कन्वेंशनल टेस्ट का ही मतलब क्या है, स्टैंडर्ड लैब टेस्ट। तो स्टैंडर्ड लैब टेस्ट है, तब हमें पता चला कि यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करनी है शेयर स्ट्रेंथ, वो किसके लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म के लिए करनी है। दूसरा क्या है, जो क्ले की परमेबिलिटी है, वो परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो परमेबिलिटी जब कम होगी तो पानी स्लोली ड्रेन होगा, ये चीज समझ में आ गई। और जब हम कोई भी लोडिंग लगाते हैं ना, जैसे हम कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर क्या एक्सकवेशन की बात करें, तो जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है ना, वो बिल्टअप होता है, तो पानी क्या है, तुरंत बाहर नहीं निकलता। ये चीज मैंने यहाँ पे भी क्लियर किया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या था इस टोटल का, कि जो शॉर्ट टर्म कंडीशन में ड्रेनेज नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म में ड्रेनेज तो नहीं हो रही है, ड्रेनेज टेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमको ज्यादा टाइम ले रहा है। दूसरा क्या है, कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। अब कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट जो है, बेसिकली वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए हम यूज करते हैं, और हमें क्या पता है कि हमें तो फाइंड आउट करनी है शॉर्ट टर्म। तो बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन हमारे जब भी यहाँ पे लिखा ना हो क्वेश्चन में, आपको एक और चीज बताता हूं, अगर जो क्वेश्चन में ड्रेन्ड ना लिखा हो, तब तक आप क्या समझोगे, वो एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है, जिसमें कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी क्ले की क्या शॉर्ट स्ट्रेंथ, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में क्या ना लिखा हो, ड्रेन ना लिखा हो। समझ में आपको मैंने जो भी यहाँ पे पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पता लग गया होगा कि आपकी जो एग्जाम की एनालिसिस है और जो मेरी है उसमें कितना अंतर है। ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इन चीज को अपनी शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं कि कन्वेंशनल टेस्ट के बारे में लिखा हो, जब तक ड्रेन ना लिखा हो क्वेश्चन में, तब तक आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के बारे में फाइंड आउट करना है, लॉन्ग टर्म शेयर स्ट्रेंथ के फाइंड आउट करना है। तब तक हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के बारे में फाइंड आउट करेंगे, जो किससे निकलता है, अनड्रेन या फिर कोई फटाफट से होने वाला टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम अनड्रेन अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। क्लियर हो गया, इतनी सी बात, छोटी सी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। अब इस क्वेश्चन में बच क्या जो हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। पहला तो आपको क्या होना चाहिए, शेयर स्ट्रेंथ जो भी हमारी टेस्ट है वो सब पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, यू की बात करूं, सी की बात करूं या सी की बात करूं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये चैप्टर आएगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके बीच में जो भी हमारे डिफरेंट चार्ट बनते हैं, वो सारे जो है आपको अपने नॉलेज में होने चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, यानी पोर प्रेशर जो है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है आपको, जो भी हमारी तरजागी प्रिंसिपल है, प्लस साथ में जो हमारी स्ट्रेस पाथ है, स्ट्रेस पाथ। ठीक है, इन सबको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो तरजागी प्रिंसिपल प्लस स्ट्रेस पाथ। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो हमारे शॉर्ट टर्म फेलियर्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म फेलियर्स होते हैं। कैसे पता लगा मुझे शॉर्ट टर्म फेलियर्स करना है, देखो जब भी हम बात करते हैं अनकंसोलिडेटेड या फिर क्ले की बात करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा पानी जब हमारा ड्रेन होता है, तो हमारे पास एक फेलियर आता है जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी शॉर्ट टर्म फेलियर्स होंगे, जैसे कि बात करूं मैं लैंडस्लाइड की बात करूं या फिर एक्सकावेशन की बात करूं, शेयर स्ट्रेंथ भी आ गया ना यहाँ पे, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल किससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो भी फेलियर है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, लैंडस्लाइड, एक्सकावेशन हो गया, या फिर जो हमारी अनड्रेन लोडिंग की वजह से उसके जो केसेस हैं, उन सबकी स्टडीज आपको करनी है। किसकी, अनड्रेन लोडिंग की वजह से, अनड्रेन लोडिंग की वजह से उसकी केसेस जो है आपको अच्छे से पढ़े होने चाहिए। फोर्थ ऑफ ऑल क्या है, क्ले की जितनी भी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंसिटिविटी हो गया, थिक्सोट्रॉपी हो गया, उनकी जो बिहेवियर है फील्ड में कैसे हैं वर्सेस जो उनके लैब में कैसे हैं, ये चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको पढ़ोगे। फिफ्थ वन क्या है कि जो भी हमारी स्लोप की स्टेबिलिटी रहती है, जो भी हमारी स्लोप की स्टेबिलिटी रहती है, उससे रिलेटेड जो भी आपको चार्ट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, और जो भी हमारी कंडीशन दी जाएगी, उन कंडीशन को आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। समझ में आपको एक क्वेश्चन किया था, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन करते हैं, इन सबको मैं मिटा देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, यहां पे ध्यान देने वाली बात थी एडवांटेजेस ऑफ द रीएनफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बोला है। क्या वो क्वाइट फ्लेक्सिबल है, द एलिमेंट कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली है, दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन स्टेजेस है, या फिर दीज एलिमेंट यूज्ड आर नॉट इजीली अवेलेबल। तो ये इसका एडवांटेज नहीं, इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो फोर्थ वाला तो है रॉन्ग, जहां जहां भी फोर्थ है उसको काट दो। ठीक है, तो ये दो हो गए खत्म। अब बचे हैं 50-50, कौन से, ए और सी। अब ए और सी में से कौन सा सही है ये देखना पड़ेगा, तो थर्ड वाले को देखते हैं, दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन स्टेजेस। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रीएनफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर की। क्या बोला है, रीएनफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर की, रीएनफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर की। तो पहले तो इनकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रीएनफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर बेसिकली होते क्या। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे एक होता है फ्रंट पैनल, क्या होता है,
एक होता है फ्रंट पैनल। अब इस फ्रंट पैनल को हम यहाँ पे सामने लगाएंगे, वर्टिकली लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने वर्टिकली लगा दिया, एक फ्रंट पैनल लगा दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बताऊँ, जब हम रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जहां भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम मान लो इस एरिया पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी जमीन है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सकवेट करेंगे, यानी खोदेंगे। यहाँ पे खोदेंगे ताकि हम क्या करेंगे, उसका जो हमारा एक पार्ट है, उस एक पार्ट को हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हार्ड बनाएंगे, ठीक है, हार्ड बनाएंगे। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ है वो हम डाल देंगे, क्यों, ताकि जो पानी है वो टिके ना। तो ड्रेनेज के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे क्या करेंगे, पत्थर के टुकड़े रख देंगे। क्लियर हो गया। पहले तो हमने एक हार्ड स्ट्रेटम बना दिया, सॉइल का एक हार्ड स्ट्रेटम बना दिया, जिससे कि क्या होगा, हमारी सेटलमेंट जो है यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर हो गया। दूसरा, ड्रेनेज प्रॉब्लम को हटाने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे हम पत्थर रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पानी जो है यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्लियर हो गया। इतनी सी बात कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं ना, जो हमारा ये जो हमारी यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्रंट लगाया, फ्रंट पैनल लगाया। अब इस फ्रंट पैनल को लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि देखो, फ्रंट पैनल नहीं, ये सब बाद में होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने एक जगह ढूंढी, वहां पे हमने एक हार्ड स्ट्रेटम ढूंढा, हार्ड स्ट्रेटम के ऊपर हमने क्या कर दी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है यहाँ पे रख दिए। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रोलर चलाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारे ये जो चीज है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। किससे, रोलर चलाएंगे, ठीक है, तो कंप्रेस होगी। फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फ्रंट पैनल, इट इज नोन एज अ फेसिंग पैनल। अब ये फेसिंग पैनल बेसिकली क्या करते हैं, हम वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं, और हम क्या करेंगे, एक एक करके, ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द प्रीकास्ट हो गया, प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली फैक्ट्रीज में बनते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जैसे ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसी और में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जहां पे भी हमें क्या बनाना है, एक रीएनफोर्समेंट अर्थ स्ट्रक्चर, जैसे कि रिटेनिंग वॉल बनानी। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमने लगा दिया जी, हमने प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल हमने सामने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो प्रीकास्ट, ये बेसिकली क्या है, इनको सपोर्ट दे देंगे, टेंपरेरी सपोर्ट दे देंगे बेसिकली, जब तक क्या है, हम यहाँ पे सॉइल ना फिल करते। अब क्या करेंगे, हम ना इसमें लेयर वाइज सॉइल को फिल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर डाली, तो हमने फेसिंग पैनल के पीछे कौन सी सॉइल डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेनुलर सॉइल। जैसे कि अगर यहाँ पे सैंड डाली, या तो क्या डाली, ग्रेवल डाला, ठीक है, सैंड और ग्रेवल, यानी फर्स्ट लेयर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्रेनुलर सॉइल को डालेंगे। क्लियर हो गया। फेसिंग पैनल के पीछे की बात की जा रही है, और इसकी अराउंड थिकनेस कितनी रहती है, 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस रहती है। क्लियर हो गया कि हम किसकी बात करें, कि फेसिंग पैनल के पीछे जो हमने लगाया, दैट इज द ग्रेनुलर सॉइल, या तो वो सैंड होगी, या तो फिर वो ग्रेवल होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर लगा दी। अब क्या करेंगे, या तो इसको वाइब्रेटर रोलर से हम क्या कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे, या तो फिर कोई प्लेट कॉम्पैक्टर होता है ना, उससे हम इसको बिल्कुल ही क्या कर देंगे, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो भी है इसके बाद लगता है हमारा एक, देखो एक चीज होती है इस तरह से, आपने कई बार हर जगह देखी होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियो ग्रिड। क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ जियो ग्रिड, या तो फिर क्या बोलते हैं, मेटल की स्ट्रिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दीज आर द एलिमेंट्स, क्या है, ये एलिमेंट्स है किसके, रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर के। यहाँ पे क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही थी कि दीज एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली। अभी पूरा पूरा स्ट्रक्चर तो हम नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स है, जैसे कि ये जियो ग्रिड, ये क्या होता है, एक तरह की ऐसे ही करके एक वो होती है ना, इस पाया मतलब इस उसमें होती है, ये पूरी क्या होता है, एक बंडल होता है। तो ये बंडल में क्या होती है, इस तरह से मैशेज होती है, दीज आर द जियो ग्रिड मैशेज। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप इसको समझो जैसे सैंडविच है, ठीक है, सैंडविच बना रहे हो, तो सैंडविच में क्या होगा, बेसिकली आपका एक जो हमारा ये रहेगा, देखो ब्रेड का टुकड़ा रहेगा, इस ब्रेड के टुकड़े क्या बोलते हैं, जियो ग्रिड बोलते हैं। इसके ऊपर क्या रहेगा, जो भी हमारी फीलिंग होगी, बेसिकली आप उसको क्या मान सकते हो, सैंड मान सकते हो। सैंड मान लिया। अब उसके बाद दोबारा से आप क्या करो, एक और ब्रेड का पीस लगा दो, फिर सैंड डाल लो, फिर एक और पीस लगा दो, और ऊपर से क्या करते हो, आप कॉम्पैक्ट करते रहते हो। तो वही चीज क्या हो रही है, इसमें रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर में भी हो रही है। तो बेसिकली इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, या फिर प्लेट कॉम्पैक्टर से कर दिया, या फिर वाइब्रेटिंग रोलर से कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने जियो ग्रिड बताया, ये जियो ग्रिड क्या करते हैं, हम यहाँ पे बिछा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक फर्स्ट लेयर के ऊपर ये जियो ग्रिड जो है हमने यहाँ पे फंसा दिया, और इसको हमने क्या यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ से भी इसे कनेक्ट कर दिया ताकि एक जगह पे टिकी रहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेम सॉइल डालेंगे, जो भी हमारी सॉइल होगी, प्लस उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक जियो ग्रिड हम ये लगा देंगे। क्लियर हो गया। फिर दोबारा से इस तरह से लगाएंगे, फिर दोबारा से सॉइल डालेंगे, फिर सॉइल की कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जियो ग्रिड लगा देंगे, ठीक है। समझ में, ऐसे लेयर वाइज लेयर को हम क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और जब तक कि हमारे को एक सर्टेन हाइट, जो कि हमारी नीडेड हाइट है, वो हाइट जो है, मान लो 5 मीटर की, तो 5 मीटर की होगी, तो यहाँ तक 5 मीटर की होगी। फिर टॉप में क्या करते हैं, एक और मैश लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाए। फिर एंड में क्या होता है, बेसिकली जब इस पूरा हो जाता है, टॉप की फिनिशिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे टॉप में या तो हम क्या कर देंगे, कोई भी हमारा पेमेंट बन जाएगा, या फिर कोई रोड बन जाएगा, या फिर कोई हमारा फुटपाथ बन जाएगा, या फिर कोई भी रेलिंग आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या हो रहा है, एक तो जियो ग्रिड्स है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या है, जियो ग्रिड हो गया, ठीक है, जियो ग्रिड हो गया। दूसरा क्या है, हमारे फेसिंग पैनल यानी प्रीकास्ट जो हमारे पैनल है वो हो गया। तीसरा क्या है, हमारी सॉइल जो है, सॉइल को क्या करते हैं, हम कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनके बारे में यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे बोला था कि दीज आर द क्वाइट फ्लेक्सिबल। अगर जो मैं बात करूँ ना, अगर जो मैं बोलूँ कि मुझे जो कॉमन आरसीसी वॉल बनानी वो लोकल वाइज नहीं बनानी, मुझे किसकी बनानी, या तो वो मुझे रीइंफोर्स्ड बनानी है, या तो फिर मुझे क्या बनानी है, वो आरसीसी की बनानी है। जब मैं इसको बिल्कुल आरसीसी की बनाऊंगा ना, तो इसमें थोड़ी सी सेटलमेंट भी आरसीसी में क्या कर जाएगी, क्रैक्स लाने लग जाएगी। क्लियर हो गया। आरसीसी वाली तो क्या होती है, बिल्कुल ही हमारी रीइंफोर्स्ड होती है, तो वो क्या होती है, बेसिकली उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। लेकिन जब मैं रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर की बात करता हूं ना, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारी सॉइल है, अब इस सॉइल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिला देंगे जो कि हेल्प करेगा इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में। वही चीज क्या है, रीइंफोर्स्ड अर्थ स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या है, हमने सॉइल ली, एक हमने जियो ग्रिड लिया, मैश लिया, और तो हमने कुछ भी नहीं किया ना, और एक प्रीकास्ट कंक्रीट किया। अभी जो प्रीकास्ट कंक्रीट है, इसमें भी हमको क्या है, ये हमको फैक्ट्री से मिलता है, और बेसिकली क्या है, ये ट्रांसपोर्टेड होता है इजीली। तो दीज एलिमेंट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, टू जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट
दीज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। देखो इसमें सेटलमेंट भी होगी तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। ये जो मैश होती है बेसिकली क्या होती है, बंडल में होती है, इसको खोल सकते हैं आप और इसको काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सिस्मिक यानी अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक में बेसिकली क्या होगी, ये सेटल होगी और सेटल होगी, थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी इसमें, लेकिन क्रैक्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो आपको क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पे जो हमारी आरसीसी अर्थ स्ट्रक्चर है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल भी है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, वो क्वाइट क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो आप क्या बोल सकते हो कि दीज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, द एलिमेंट कैन बी ट्रांसपोर्ट इजीली, बिल्कुल सही, इजीली। तीसरा क्या है कि अगर मैं ये फर्स्ट स्टेज की बात करूं, फिर सेकंड स्टेज की बात करूं, थर्ड स्टेज की बात करूं, तो रीएनफोर्स अर्थ स्ट्रक्चर जो है स्टेजेस में बन रहे हैं। तो बिल्कुल सही, 3 भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ जो है बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता लगे रीएनफोर्स अर्थ स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, मैंने पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया। बेसिकली मैं आरसीसी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से बनते हैं हमारे, क्लियर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसको आपको विजुअली भी आपको वो पता लग गया कि किस तरह से होता है, समझ में आया ना आपको। दूसरा क्या है कि दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजीली, बिल्कुल सही। आप एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। जो भी हमारे प्रीकास्ट मेंबर्स होते हैं उन सबको हम इजीली ट्रक में डाल के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहां से लेकर वहां तक। फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर अर्थक्वेक भी आ गया तो यहाँ पे सडन एडजस्टमेंट होगी लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा। तो ये चीज जो है हमारी, जो जहां पे सिस्मिक लोडिंग होती है वहां पे बेसिकली ये अच्छे होते हैं, तो इनका यूज वहां पे किया जा सकता है। तो दीज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि क्यों ये सर हमने आरसीसी क्यों नहीं बनाया। देखो जब हम आरसीसी को बनाने जाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और क्या है बेसिकली यहाँ पे जो हम काम करने जा रहे हैं वो अर्थ वॉल पे कर रहे हैं, तो बेसिकली रीएनफोर्स अर्थ वॉल अगर हम करेंगे वो परफेक्ट ऑप्शन रहेगा अगर हमें ज्यादा कॉस्टली की तरफ नहीं जाना है। समझ में आपको, यहाँ पे वो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दे सकता था एडवांटेज से रिलेटेड, तो मैं इसके कुछ एडवांटेज यहीं पे बता देता हूँ, है ना, क्यों इसको मिटाना यहीं पे बता देता हूँ। पहली बात तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, पहला चीज। दूसरा क्या है कि ये लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारा, दीज आर इजीली ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। फोर्थ क्या है, स्टेज में कंस्ट्रक्शन होता है इसका, स्टेज कंस्ट्रक्शन। और फिफ्थ क्या है हमारा, जो यहाँ पे नहीं लिखा था, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। किससे चीपर है, आरसीसी से तो चीपर ही है, से तो चीपर ही है, चीपर ही है। तो समझ में आपको इसके एडवांटेजेस, ये बाकी एडवांटेजेस हो सकते थे जो कि अभी हमने, जो कि इसने पूछे नहीं है, ठीक है। और आपको अगर जो यूपीएससी से पता करना है कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यूपीएससी में अगर जो वो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला क्या है हमारा आईएस कोड, ठीक है। तो एक आईएस कोड 14490 जो है बेसिकली किसके लिए होता है, ये इट इज द कोड फॉर डिजाइनिंग, कोड फॉर डिजाइनिंग के लिए, आरसीसी की बात हो रही है, ठीक है, कोड फॉर डिजाइनिंग के लिए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रीएनफोर्स्ड सॉइल वॉल्स, इन सब के लिए यूज होता है। देखो अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी हमने बात की सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन आरसीसी में ये भी तो पूछ सकता है कि वो जो स्ट्रक्चर बने हैं उनकी क्या परमिसिबल लिमिट है, जो हमारी स्टेरअप है उन स्टेरअप की जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम पॉसिबल कितने लगा सकते हैं, तो 0.75 इंटू डी हो गया, या फिर 300 mm जो है, वो सब जो है इनसे पूछ सकता है। तो ये सब आपको कहां से पता चलेगा, आईएस कोड 14490 जो है हमारे पास, दैट इज फॉर द डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रीएनफोर्समेंट, जो हमारी क्या है वॉल्स है उन सब के लिए कर सकते हैं। सॉइल है यहाँ पे, इट इज अ सॉइल वॉल, तो ये सब के लिए यूज कर सकते हैं। ये वाला क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जब भी आप पढ़ोगे ना आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब आप इनको पढ़ोगे, समझ में आया, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या हो सकता है, जो हमारी पुल आउट जो हमारी रेजिस्टेंस रहती है, रेजिस्टेंस, और वर्सेस जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रीएनफोर्समेंट, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्लियर हो गया। थर्ड क्या हो गया, हमारा जो रीएनफोर्स्ड अर्थ है वर्सेस द ग्रेविटी वर्सेस द कैंटिलीवर वॉल, इन सब के बारे में, इन सब का जो कंपैरिजन है ना वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पता लग जाएगा जब आरसीसी आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें जो इंक्लूडेड है, तो आपको उसमें ज्यादा ध्यान देना है। फोर्थ वन क्या है, जो भी हमारा, देखो यहाँ पे अर्थक्वेक से भी रिलेटेड था फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, जो भी हमारी सिस्मिक डिजाइन रहते हैं ऑफ रीएनफोर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्लियर हो गया। फिफ्थ वन क्या है, हमें स्टेबिलिटी मिली है, जैसे सॉइल में रीएनफोर्स लगाने के बाद तो स्टेबिलिटी की जो भी चेक्स होते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग हो गया, है ना, ओवरटर्निंग हो गया, या फिर उसकी जो बेयरिंग होगी वो, और जो इसका पुल आउट फेलियर है, ये सब जो है आपको आरसीसी में अच्छे से क्लियर करना है। तो समझ में आया, आरसीसी के बारे में बता दिया, क्वेश्चन आरसीसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकती है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने चाहिए। तो समझ में आपको इसका राइट आंसर क्या था, 1 2 3 जो इसका राइट आंसर था। मुझे बताना कमेंट में कि आपका सही आंसर था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोड ऑन अ स्क्वायर फुटिंग, तो याद क्या रखना है, स्क्वायर फुटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। द लोड ऑन अ स्क्वायर फुटिंग कितना है हमारे पास, 2x2, ठीक है। बेसिकली स्क्वायर फुटिंग के लिए एल क्या रहता है, बी रहता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फॉर द स्क्वायर फुटिंग, अगर जो मुझे एरिया निकालना है तो फॉर द एरिया फॉर द स्क्वायर फुटिंग विल बी इक्वल्स टू एरिया, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, विच विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, बी क्रॉस बी। तो यहाँ पे बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड विल बी द एरिया सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे को ये 2x2 दिया है, तो 4 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला है यहाँ पे कि 2 रेस्टिंग ऑन अ डीप डिपॉजिट ऑफ अ क्ले की बात की जा रही है, ठीक है। क्ले इज 600 किलो न्यूटन, यानी लोड कितना है, लोड ऑन अ फुटिंग कितना है, लोड ऑन अ फुटिंग इज गिवन एज 600 किलो न्यूटन, समझ में आया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, इफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी क्या बोला है कि जो हमारी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव
जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्यू यू विल बी इक्वल्स टू कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनकन्फाइंड मतलब ये चीजें आपको मैंने बताई भी है वैसे, पर अनकन्फाइंड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, लेटरल कोई भी हमारा क्या नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, और ये क्ले के लिए होता है। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बनता है क्ले के लिए, इस तरह से बनता है, और इसका फाइनल आंसर क्या होता है, क्यू यू होता है। ये क्या है, इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द क्ले, ठीक है। और क्या बनती है यहाँ पे, एक एवरेज यंग्स मॉडुलस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज मॉडुलस, एवरेज मॉडुलस। क्लियर हो गया। दूसरा क्या, अनकन्फाइंड हो गया। और क्या बोले कि 100 है, द फेलियर अकर्स एट 20% ऑफ स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई, यानी फेलियर जो हमारा स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फेलियर कितना है, 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 0.20% लिख सकते हैं, सॉरी परसेंट नहीं लिखना है ना, 0.2 लिख सकते हैं। फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास, फिफ्थ है 20% स्ट्रेन फॉर तरजागी इन्फ्लुएंस फैक्टर, यानी आईएफ की वैल्यू दे रखी है। आईएफ की वैल्यू कितनी है, 0.95 जो है आईएफ की वैल्यू दे रखी है। एंड द पॉइजन रेशियो दे रखा है, पॉइजन रेशियो कितना दे रखा है, 0.5 पॉइजन रेशियो दे रखा है। द एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट विल बी नियरली, तो हमारे से क्या पूछा है, जो हमारी इमीडिएट सेटलमेंट है वो बताओ, इमीडिएट सेटलमेंट है वो बताओ, वो क्या है, वो हमें बतानी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इमीडिएट सेटलमेंट की, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मुला लगा सकते हैं, वो क्या है, फॉर क्ले के लिए, और वो क्ले क्या है, अंडर अनड्रेन है, इट इज अनड्रेन कंडीशन में, अनड्रेन कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमीडिएट सेटलमेंट है। इमीडिएट सेटलमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या बात करें, फॉर क्ले अंडर ड्रेन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेटलमेंट का जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था, क्यू मल्टीप्लाई बाय बी, अंदर क्या आएगा 1 माइनस द पॉइजन रेशियो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय द इन्फ्लुएंस फैक्टर। तो ये फॉर्मुला जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और हमारे पास डायरेक्टली जो है आंसर मिल जाएगा, न्यूमेरिकल है नहीं ये सारा। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्यू है, तो प्रेशर ऑन द सॉइल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज द प्रेशर, किस पे है, ऑन सॉइल पे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन द एरिया। तो फोर्स कितना है, यहाँ पे देखो फोर्स कितना है, लोडिंग कितनी है हमारे पास ऑन दी फुटिंग, लोडिंग ऑन दी फुटिंग इज 600 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 600, कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 150, हमारे पास क्या आ जाएगा 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द प्रेशर। क्यू की वैल्यू मिल गई हमारे को 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको हटा के 150 लिख सकते हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर हम बी की वैल्यू बताए वो तो 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। पॉइजन रेशियो की वैल्यू भी दे रखी है, इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू भी दे रखी है, और हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ द सॉइल है ये फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो इसकी लास्ट लाइन को देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट लाइन, ठीक है, द एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट विल बी नियरली, क्या लिखा है, द एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट विल बी नियरली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे लिखा है क्या इसने, कि जो एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, जब हम बात करें इमीडिएट सेटलमेंट की, ड्यू टू द कोई भी हमारे ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू द नेट प्रेशर आपको क्या करना है, यूजिंग द एवरेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एवरेज मॉडुलस आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज मॉडुलस। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन क्या था, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप जब एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इमीडिएट सेटलमेंट आपको फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग द एवरेज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी एवरेज क्या होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू यू डिवाइडेड बाय ईएफ, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। हमारे को अगर जो कहीं पे भी कर्व नहीं बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, अगर जो हमारे यहाँ पे भी कोई भी इमेजिनरी कर्व नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर हमारे को कोई भी टेंजेंट मॉडुलस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देखने को मिल रही है, तो हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा एवरेज मॉडुलस हमें निकालना है, ठीक है, एवरेज मॉडुलस। यही एक ट्रिक थी जो हमारी यूपीएससी ने चूज की थी। यहाँ पे वैसे नॉर्मली यही करते हैं, लेकिन जब हम एवरेज मॉडुलस की बात करेंगे तो आपको क्या निकालना है, हमको इमीडिएट सेटलमेंट निकालनी है यूजिंग द एवरेज मॉडुलस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो टेंजेंट मॉडुलस आता है, एक तो हमारा एवरेज मॉडुलस आता है। तो आपको फाइंड आउट किससे करना था, एवरेज मॉडुलस से करना था, और यहीं पे हमारा पूरा क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है अगर हम टेंजेंट मॉडुलस से करते हैं। पर टेंजेंट मॉडुलस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर गिवन नहीं है, तो आप टेंजेंट मॉडुलस से इसको कभी करोगे भी नहीं, मुझे पता है। आप किससे करोगे, एवरेज मॉडुलस से ही करोगे। तो आपको किससे करना था, एवरेज मॉडुलस से करना था। तो यहाँ पे हमारा ईएस क्या हो जाएगा, ईएस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि एवरेज स्लोप विल बी इक्वल्स टू क्या हुआ था, स्ट्रेस एट फेलियर पे क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एट फेलियर पे, स्ट्रेन एट फेलियर पे। तो ये किस तरह से निकाल सकते हैं हम, ईएस यहां से निकाल सकते हैं। तो ईएस की वैल्यू क्या है, फेलियर पे स्ट्रेन कितना है 20% है, और हमारा स्ट्रेस कितना है एट दी कन्फाइंड, हमारा जो स्ट्रेस है फेलियर पे वो कितना है, तो क्यू यू अपॉन द समेशन एफ। तो क्यू यू यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखते हैं, क्यू यू है 100 किलो न्यूटन, तो इट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है हमारे पास 0.20, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली 1/2, 1/5, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या आ जाएगा 1/2 ना, सॉरी 1/2, ये कितना हो जाएगा 50, पॉइंट है तो 100, तो कितना हो जाएगा 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू डाल देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको सबको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर इसका हमारे को आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो क्या वैल्यू थी, अगर जो हमें इनिशियल सेटलमेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या पता है 150 जो है दैट इज द प्रेशर है, प्रेशर ऑन द सॉइल है, मल्टीप्लाई बाय जो भी क्या है विड्थ है, विड्थ कितनी है 2, ठीक है, साथ में 1 माइनस द पॉइजन रेशियो कितनी वैल्यू थी 0.5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस का 0.95 जो है इन्फ्लुएंस फैक्टर, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है यहाँ पे ईएस, ईएस कितनी है हमारे पास
ईएस हमने निकाली थी 500, तो ईएस कितनी है हमारे पास 500, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी सारी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 का स्क्वायर है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होगा 0.25 हो जाएगा। और मैंने आपको ये बता रखा है एम्पलीट्यूड में कि 0.25 कितना होता है 1/4 होता है, यानी इसको अगर जो मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय 2 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 500, तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.95। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 1 जा और ये कितना हो जाएगा दैट इज 250 हो जाएगा, 0 से 0 कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/5, यहाँ पे कितना 1 माइनस 0.25 और क्या है मल्टीप्लाई में 0.95 है। हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 को 35 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2.5 कितना होगा 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.95 है, तो ये कितना हो जाएगा 9/20 इंटू 0.95 आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 9/20 इज इक्वल्स टू 95/100, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9/20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं अगर 10 ही मान लूँ तो 10 से कट जाएगा 1/2 कितना होगा 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि एक ही बढ़ाया ना मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.45, साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय इसका लिख देते हैं 0.95 लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो इसको अगर जो मैं 5 भी मानूं है ना 0.5 भी मानूं तो 0.5 इंटू 0.9 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 45, तो 45 से नीचे नीचे हमारी वैल्यू रहेगी, किसमें आएगी मीटर्स में आएगी है ना, सेटलमेंट की नहीं मीटर में आएगी। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं अब 45 के आसपास है कोई 45, ये देखो 43 सेंटीमीटर, तो 45 के आसपास है तो 0.45 समथिंग समथिंग होगा, यानी ये 0.45 कितना होगा बेसिकली 0.427 कुछ ऐसा करके होगा है ना, जो कि क्या हो जाएगा 0.43 हो जाएगा, और मीटर में है तो कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा 0.37 जो भी है सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 43, इसका राइट आंसर होगा 43 विल बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा था ये 8th 9th, तो 9th का क्या हो जाएगा हमारा 43 सेंटीमीटर होगा। देखते हैं जरा इसे ठीक है कि नहीं, यस ये ठीक है 43 सेंटीमीटर जो इसका राइट आंसर है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि किस तरह से आपने निकाला है, ठीक है। और एक और चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी आपको क्या दिया हो, सबसे पहले आपको अगर जो लोडिंग दी हो और क्यू दिया हो और साथ में आपको क्या दिया हो अनकन्फाइंड कंप्रेसिबल दिया हो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सीधा एवरेज मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज ना छोटी छोटी चीजें ये जो मैं बताता हूँ इसको आप अपने नोट्स में लिख दो कि जब आपको ये सब दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा दो। जब आपको लोड दिया हो, एरिया दिया हो और साथ में क्यू दिया हो, यानी अनकन्फाइंड ये अननाइस क्या गया ना अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ दी हो, ठीक है, और क्या दिया हो स्ट्रेन एट फेलियर दिया हो, स्ट्रेन एट फेलियर अगर दिया हो तो आप क्या करोगे सीधा आप ई एस इज इक्वल टू क्यू यू अपॉन समीशन एफ ये लगाओगे। इससे क्या है कि हम सेटलमेंट का फॉर्मुला जो है इजीली निकाल सकते हैं, किसके लिए ये इट इज फॉर द एवरेज मॉडुलस। और उसके बाद क्या करोगे सेटलमेंट का फॉर्मुला लगाओगे, जो भी सेटलमेंट का फॉर्मुला दैट इज द एस आई इज इक्वल टू प्रेशर 1 माइनस डिवाइडेड बाय ई एस मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लुएंस फैक्टर, और डायरेक्टली फॉर्मुला निकालोगे और इससे क्या निकालोगे आप सेटलमेंट निकालोगे, क्या इनिशियल सेटलमेंट। क्लियर हो गया। सेटलमेंट जैसे निकालनी किससे निकालनी है मेरे को इस तरह से निकालनी है, जब आपको क्या दिया लोड दिया हो, आपको अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ दी हो या फिर स्ट्रेन एट फेलियर दिया हो, तो डायरेक्टली आप क्या निकालोगे एवरेज मॉडुलस निकालोगे, और एवरेज मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है स्ट्रेस एट फेलियर स्ट्रेन एट फेलियर, ठीक है, एवरेज स्लोप डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मुला लगाओगे। तो बस इसमें यही ट्रिक थी जो कि आपको पता लगाना था। अगर आपको ये चीज पता लगी थी तो आपका आंसर क्या बिल्कुल राइट हो जाता, जो कि क्या था 43 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं थी कि कैलकुलेट ना किया जाए, है ना। आप अप्रॉक्स कैलकुलेट कर लो और बाकी के आंसर जो है आपको सामने दिख जाएंगे, अगर जो आपकी बाकी की चीजें जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आपकी अजम्पशन बिल्कुल सही है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, तो सारे आंसर जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इससे क्या है कि यूपीएससी फ्यूचर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है पता होनी चाहिए जब भी आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारे सेटलमेंट, जितने भी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है ना वो सब आपको पढ़ने चाहिए। टाइप्स ऑफ दी सेटलमेंट कौन कौन से, एक तो हमारे को सेकेंडरी नहीं पहले हमारे को क्या है इमीडिएट जो भी हमारी सेटलमेंट होती है या कंसोलिडेशन होती है वो सब आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है जो भी हमारी सेकेंडरी होती है सेकेंडरी वो भी आपको क्या करनी चाहिए अच्छे से पढ़नी चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल क्या है अनड्रेन लोडिंग के बारे में, अनड्रेन और साथ में ड्रेन के भी, अनड्रेन और ड्रेन लोडिंग के बारे में भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो जाएगा कि जब भी हम ईएस की बात करते हैं यानी इलास्टिक मॉडुलस की बात करते हैं वो कैसे ड्राइव होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, उसकी जो भी डेरिवेशन रहेगी वो आपको अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। नहीं अगर कहीं लग रहा पता है तो मैं अपने सारे लेक्चर्स में इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। फोर्थ ऑफ ऑल क्या है हमारा जो भी पॉइजन रेशियो है उसमें जो हमारा सेटलमेंट की कैलकुलेशन रहती है, सेटलमेंट कैलकुलेशन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उन सबको टैकल करना है। एक तो इन्फ्लुएंस फैक्टर किस किस के लिए, डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट जो भी हमारी शेप्स रहती है और डिफरेंट ही हमारी कौन सी डेप्थ होती है, उन सब के लिए जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है वो सब आपको याद रखना है। सिक्स्थ वन क्या हो जाएगा कंसोलिडेशन टाइम
एस्टीमेट के एक तो सबसे पहले जो भी हमारे फॉर्मुले रहते हैं, ठीक है, यूवी यूएस हो गया, ये सारे फॉर्मुले जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको बाकी तो आपको क्या है, यूनिट्स भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यूनिट्स की जो भी हमारी कन्वर्जन रहती है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे परसेंटेज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या था, आपको बेसिक सा क्वेश्चन था, फ्यूचर में बस फ्यूचर में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करने। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अपने साथ लेके जा रहे हो कि एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब क्या है, कि इमीडिएट सेटलमेंट ड्यू टू उस लोडिंग की वजह से, नेट लोडिंग की वजह से आपको एवरेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके इमीडिएट सेटलमेंट को फाइंड आउट करना है। तो पता लगा आपको ये चीज भी आप अपने साथ लेके जा रहे हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।